Hello students, today we are back with our second session on binomial theorem और आज के क्लास में हम उस सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जिस पे मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं। जब हम जेई मेन या एडवांस की बात करते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे जनरल टर्म के ऊपर बेस्ड होते हैं, फाइंडिंग आउट कोएफिशिएंट और डिस्कसिंग नंबर ऑफ रैशनल और इरैशनल टर्म्स, mth term from the end, anything to do with general term in a binomial as well as in case of a multinomial. Both the things we are going to cover. And second category of question जो often आते हैं, they are series based. Series we are going to take up in the next session. ठीक है? So let's just quickly go ahead. Here, सबसे पहले in case of a binomial, last class में हमने binomial expansion देखा था बेटा, right? तो अगर मैं लिखूं उसके टर्म्स, आप ध्यान दें, NC0 x पावर n, NC1 x पावर n माइनस 1 इंटू वाई पावर 1, NC2 x पावर n माइनस 2 वाई स्क्वेयर, इस तरह से ये टर्म्स प्रोसीड करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n+1, क्योंकि r का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है और n तक जाता है। लास्ट टर्म होता है NCn y पावर n, करेक्ट। इसमें ये पूरे का पूरा एक्सपोनेंट इनिशियली x के पास होता है, बाइनोमियल के फर्स्ट टर्म के पास होता है, और ये ग्रेजुअली एक एक एक्सपोनेंट रिड्यूस करता जाता है और वही y को मिलता जाता है। तो बाय दैट कंबाइंड एक्सपोनेंट एट एनी पोजीशन इफ यू लुक एट इट इज़ द एक्सपोनेंट फॉर विच वी आर राइटिंग डाउन द एक्सपेंशन, यही होता है। नेक्स्ट थिंग, जो प्लेस की काउंटिंग है वो फर्स्ट से बिगिन होती है, 1 से, राइट। दिस इज फर्स्ट पोजिशन, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, लाइक दैट। ये है n+1th प्लेस। तो अगर आप किसी भी टर्म का रेफरेंस लें, लेट्स टेक दिस टर्म, ये है NC2 x पावर n माइनस 2, इन दोनों का डिफरेंस, y पावर दिस, राइट। सो इफ आई राइट इन जनरल NCR x पावर n माइनस r y पावर r, ये जो टर्म है ये किस पोजीशन पे आएगा उस बात को ध्यान देना। r का वैल्यू 2 है तो ये थर्ड पोजीशन पे है, r का वैल्यू 0 है फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब अगर r है तो ये एक्चुअली r+1th प्लेस का टर्म होगा, क्लियर। तो अगर x+2y होल पावर 10 के एक्सपांशन में आपको टर्म एट फोर्थ पोजीशन पूछा जाए, माइंड इट, फोर्थ पोजीशन है और टर्म को बनाने के लिए हमें r की जरूरत होती है, तो r फॉर दिस टर्म विल बी 3, राइट, एक कम। सो दैट इज 10c3 NCR। इस टर्म के पास पावर आता है n माइनस r, सो 10 - 3 and 2y will have exponent as r. Simple way to write, ठीक। अब सेकेंड थिंग आप यहीं पे देखेंगे, अगर हम कोएफिशिएंट की बात करते हैं किसी भी टर्म का, जैसे इस एक्सपेंशन में, तो उसके लिए इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं पहले, NCR x पावर n माइनस r y पावर r, राइट। x एंड y आर अननोन। जब कोएफिशिएंट की बात होती है तो हम अननोन वाले पार्ट को रिमूव कर देते हैं एंड दिस इज व्हाट इज द कोएफिशिएंट। तो ये NCR है जो हमें अच्छे से पता है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंटली प्रेजेंट करना चाहती हूँ ताकि हम इसे मल्टीनोमियल के कोएफिशिएंट के साथ इजीली रिलेट कर पाएँ, ठीक। सो इफ आई राइट इट इन टर्म्स ऑफ इस वैल्यू, तो ये है बेटा, और पूरे टर्म को अगर मैं लिखूँ ये हो गया। तो इसके जनरल टर्म को क्या मैं कुछ ऐसे कह सकती हूँ कि जिस एक्सपोनेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक्सपांशन लिख रहे हैं उसका फैक्टोरियल अपॉन ये x एंड y है, ये दो एक्सपोनेंट रिसीव करेंगे, कंबाइंड एक्सपोनेंट शुड बी n, राइट। तो अगर मैं x को एक्सपोनेंट अल्फा देती हूँ और y को एक्सपोनेंट बीटा देती हूँ, देन इन दैट केस इन्हीं एक्सपोनेंट्स के फैक्टोरियल यहाँ पे आएंगे। सो अल्फा फैक्टोरियल इंटू बीटा फैक्टोरियल, वे बी वेरी क्लियर, जो अल्फा प्लस बीटा है combined exponent that should be n and both have to be whole numbers, right। नेगेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, फ्रैक्शन में भी नहीं होता, होल पावर्स में ही होता है। इनिशियली इसके पास n होता है, फिर n-1 इसके पास 1, लाइक दैट, क्लियर। तो क्या हम इसे इसका जनरल टर्म मान सकते हैं, क्लियर। अब एग्जैक्टली इसी चीज़ को हम मल्टीनोमियल के केस में अप्लाई करेंगे। n एक्सपोनेंट के लिए एक्सपांशन हो रहा है, इसको कोई ना कोई एक्सपोनेंट तो मिलेगा, अल्फा बीटा गामा, बी वेरी क्लियर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हैज़ टू बी n, ऑल थ्री हैव टू बी होल नंबर्स, एंड जो जनरल टर्म आएगा दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल x पावर अल्फा y पावर बीटा z पावर गामा। ये हो गया इस केस में
जनरल टर्म। क्लियर। मल्टीनोमियल के केस में हम प्लेस वाइज कभी भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि किस तरह से हम इसे एक्सपांड करते हैं अकॉर्डिंगली प्लेस चेंज हो जाएगा। बाइनोमियल में तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, राइट, यहाँ पे नहीं होता। एक्सपांशन किस तरह से होता है वो चीज़ भी आप देख लो। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड है, मैं चाहती हूँ होल पावर 4 का एक्सपांशन, सो यू कैन ट्रीट इट टू बी ए बाइनोमियल, क्योंकि हमें बाइनोमियल का ही एक्सपांशन पता है। तो अगर आप इसे a और इसे b कंसिडर करते हैं तो कुछ और हमें मिलेगा, एंड रिजल्ट विल बी द सेम, ठीक। लेकिन जो हम इनिशियली इसको एक्सपांड करके लिखेंगे पोजीशन वाइज कि पहले कौन है फिर सेकंड पोजीशन पे कौन है, वो पोजीशन वाइज सब कुछ बदल जाएगा। दूसरा चीज़ हो सकता है कोई इसे आज वन क्वांटिटी माने और इसे दूसरा मानते हुए बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करे, ठीक है। किसी भी एक से कर लेते हैं। लेट्स टेक दिस एंड दिस, सो इट इज़ 4c0, उसका वैल्यू 1 होता है, सो लेट मी राइट इट एज दिस प्लस 4c1 x प्लस वाई होल क्यूब इंटू जेड प्लस 4c2, उसका वैल्यू 6 है, सो x प्लस वाई होल स्क्वेयर जेड स्क्वेयर एंड देन 4c3 विच इज़ 4 जेड क्यूब 4c4 जो कि है 1, राइट। अब आपके पास फर्दर, क्योंकि ट्राइनोमियल था, हमने उसे बाइनोमियल के फॉर्म में ब्रेक किया, तो अभी भी आपके पास एक बाइनोमियल का प्रेजेंस है और उसका एक्सपांशन आप यूज करते हैं, आपको पूरे का पूरा एक्सपांशन ऑफ द ट्राइनोमियल मिल जाएगा, राइट। x प्लस वाई होल पावर 4 4c0, x पावर 4 4c1, x क्यूब इंटू वाई, इस तरह से टर्म्स आ जाएंगे। हमें कभी भी कंप्लीट एक्सपांशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हमें ट्राइनोमियल के केस में बस इतना ही पूछा जाता है कोएफिशिएंट फाइंडिंग, तो वो काम तो अभी हम करेंगे ही, राइट। कंप्लीट एक्सपांशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट, राइट। इस तरह से ये और ये भी आप लिख लें, परफेक्ट। अब सबसे पहले तो हम फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इंटू वाई पावर 15 इन दिस एक्सपांशन इज व्हाट, तो आपको सबसे पहले देखना है क्या ये टर्म क्रिएट भी होगा या नहीं होगा। अगर कोई टर्म क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है उस एक्सपांशन में, इन दैट केस वी विल से कोएफिशिएंट इज 0। हम ये नहीं कहेंगे कि नॉट डिफाइंड, कहेंगे कोएफिशिएंट इज 0, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे कोएफिशिएंट पूछा है। तो सबसे पहले हमें फिजिबिलिटी को चेक करना होता है। तो x का एक्सपोनेंट हम 5 चाहते हैं, इस पूरे में x यहाँ पे बाइनोमियल के फर्स्ट टर्म के पास है, तो आप क्या करेंगे, इसे 5 एक्सपोनेंट अलाउ करेंगे। टोटल हमारे पास 20 है, इसका भी ध्यान रखना है। y पावर 15 हमें चाहिए, चेक कर लो इमीडिएटली क्या इन दोनों का सम ये है तो ये टर्म क्रिएट होगा, नहीं है तो ये टर्म क्रिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस केस में ये टर्म क्रिएट होगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो उसके लिए बाइनोमियल का केस है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो टर्म क्रिएट होगा वो होगा 20c। बाइनोमियल में जो सेकेंड टर्म के पास एक्सपोनेंट होता है वही r का वैल्यू होता है, राइट, 15 2x पावर 5 माइनस 3y, ध्यान देना x प्लस वाई होल पावर n के एक्सपांशन में हम टर्म लिखते हैं ना, तो यहाँ पे y की जगह पे माइनस 3y है, सो माइनस 3y को जो एक्सपोनेंट अलाउड है दैट इज 15। क्वेश्चन ने कोएफिशिएंट पूछा है इसका, तो इस पार्ट को आप रिमूव कर दें एंड जो बच गया वो है 2 पावर 5 माइनस 3 पावर 15, माइनस ऑड पावर है ना, तो माइनस इंटू 3 पावर 15, ये आ गया इसका कोएफिशिएंट, परफेक्ट। दूसरा, जिस तरह से हमने मल्टीनोमियल के केस में लिखा था ना, या यहाँ पे जो एनसीआर था उसे हमने ब्रेक करके लिखा था, अगर आप उस तरह से लिखना चाहें, वैसे तो हमारे ऑप्शन इसी तरह से ही होंगे, आपको इसी तरह से ही बाइनोमियल के केस में लिखने की आदत डालनी है। मल्टीनोमियल के केस में हमारे पास कोई चॉइस होता ही नहीं है, सो यू आर गोइंग टू राइट इट दैट वे, एन फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल बाय दैट प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप उसी तरह से लिखना चाहें तो 20 फैक्टोरियल अपॉन, हमने इसे 5 और इसे 15, सो 5 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल एंड 2x पावर 5, x पावर 5 को आप हटा दें क्योंकि हमें उसी का ही कोएफिशिएंट का पता लगाना है, सिर्फ रिमेनिंग पार्ट को लिखेंगे, माइनस 3y पावर 15, y पावर 15 को हटा दें, माइनस 3 पावर 15, दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। इसे आप 20c5 भी लिख सकते हैं और 20c15 भी लिख सकते हैं, डन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी तरह से, x यहाँ है, y यहाँ है, हमें x पावर 10 चाहिए, मतलब हमें इसे 10 एक्सपोनेंट देना होगा, y पावर 4 चाहिए, हमें इसे 4 देना होगा, इन दोनों का कंबाइंड प्रेजेंस 14 चाहिए, जबकि 15 का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो ये इनवैलिड है, तो वी विल से कोएफिशिएंट इज 0, क्लियर। थर्ड पार्ट देखें,
इट सेज x पावर 5 y पावर 10। अब ध्यान से x यहाँ पे है ये 5 टाइम्स, y पावर 10 ये 10 टाइम्स। टोटल हमारे पास ट्राइनोमियल है तो 3 टर्म है उस मल्टीनोमियल के पास, ठीक। कंप्लीट पावर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है। सो 5 एंड 10 15 हो चुका, मतलब इसे जो एक्सपोनेंट हमें अलाउ करना होगा दैट इज सम शुड बी 20, सो इट इज़ 5। क्लियर। अब हम टर्म लिखेंगे दैट इज 20 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल। उसके बाद इसे 5 पावर दिया है तो 2 पावर 5। उसके बाद 3x के पास पावर 5 आया है, सो 3 पावर 5 विल बी पार्ट ऑफ द कोएफिशिएंट। 4y पावर 10, हमें y पावर 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग इस पूरे का कोएफिशिएंट चाहिए, तो 4 विल बी पार्ट ऑफ द कोएफिशिएंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट x पावर 4 y पावर 11, x यहाँ है 4 टाइम्स, इसे 11 टाइम्स। देखते हैं ये कितनी बार लेना होगा, ले भी पाएंगे या नहीं। तो एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन 15 का हो चुका है जबकि 10 का ही होना था, तो कोई भी ऐसा होल नंबर है ही नहीं जो हम इसे असाइन करें और जो सम है वो एग्जैक्टली 10 आ पाए, क्योंकि ऑलरेडी 15 है, राइट। तो इसे -5 देना होगा विच इज़ नॉट ए होल नंबर, सो इट इज़ इनवैलिड सिचुएशन, कोएफिशिएंट इज 0। परफेक्ट। देन लास्ट x पावर 5 y पावर 5 z पावर 20। दिस इज वन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, बहुत कुछ है इसमें, अभी वी विल कम ओवर टू। सो इसका हमें कोएफिशिएंट चाहिए इसमें। इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज x पावर 5, x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसे कितनी बार ले इसे कितनी बार ले, ताकि पुट टुगेदर x पावर 5 क्रिएट हो। वो हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे जिस तरह से हम यहाँ पे डिस्कस किए, क्योंकि यहाँ पे पूरे मल्टीनोमियल के पास x एक ही जगह था, y एक ही जगह पे था, तो क्लैरिटी थी कि किसे कितनी बार लेना होगा। वो चीज़ यहाँ पे तो क्लियर नहीं हो रहा है। तो अब आपके पास 2 तरीके हैं प्रोसीड करने का। एक तरीका कि आप इसका जनरल टर्म ही लिख लें which is 10 फैक्टोरियल अपॉन, इसे अल्फा एक्सपोनेंट असाइन करें, इसे बीटा और इसे गामा। सो बाय दैट अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल 2xy होल पावर अल्फा, सो 2 पावर अल्फा x पावर अल्फा y पावर अल्फा, 3yz पावर बीटा, सो 3 पावर बीटा yz एंड zx पावर गामा zx। परफेक्ट। अब ये इन्हें तो आप इसी के साथ ही लिखते हैं, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल 2 पावर अल्फा 3 पावर बीटा, ठीक। अब x का प्रेजेंस यहाँ पे है और यहाँ पे कंबाइन करके लिखेंगे, है ना। सो ये एंड y का प्रेजेंस हियर एंड हियर अल्फा प्लस बीटा एंड z का प्रेजेंस बीटा प्लस गामा। अब चेक करते हैं, अब हमें क्लियरली पता चलेगा कि अल्फा क्या होना चाहिए, बीटा क्या होना चाहिए और गामा क्या होना चाहिए टू गिव अस सच ए टर्म। पॉसिबल भी है या नहीं है, ठीक। तो हमें चाहिए अल्फा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू, एक्स का हमें क्या पावर चाहिए 5 चाहिए, y का पावर हमें चाहिए 5, z का पावर वी वांट इट टू बी 20 एंड एट द सेम टाइम ये एग्जिस्ट कब करेगा, जनरल टर्म के लिए हमने क्या पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी व्हाट इज इट हियर 10, राइट, एंड ऑल 3 हैव टू बी होल नंबर्स। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक। अब चेक करते हैं, अगर हम इन तीनों को ये ऐड कर दें, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, अल्फा बीटा गामा के रिस्पेक्ट में 2 एट ए टाइम है, तो अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं वी गेट 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा which is coming out to it 20 plus 10 30, right? So alpha plus beta plus gamma is 15। बच्चा ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, कोएफिशिएंट विल बी 0, ठीक। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ वी सॉल्व। अब मैंने इसे 10 कर दिया, z पावर 10 कर दिया, इसका मतलब जो z का पावर है दैट शुड बी 10। अब चेक करें, इन तीनों का सम है 20 बाई 2 करेंगे तो येस इट इज़ 10, मतलब पॉसिबल है ये टर्म। अब कौन से अल्फा बीटा गामा के लिए पॉसिबिलिटी बनेगी, उसके लिए आप देखो तीनों का सम 10 है, यहाँ 2 का सम है, तो बच्चा अगर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे ना बारी बारी से तो हमें तीनों की वैल्यूज मिल जाएंगे। देखो दिस माइनस दिस करते ही बीटा इज इक्वल टू 5, दिस माइनस दिस करेंगे गामा इज इक्वल टू 5, दिस माइनस दिस हमने किया अल्फा इज कमिंग आउट टू बी 0।
अब सारा इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिया है, हमें कोएफिशिएंट चाहिए, तो बच्चा इसका कोएफिशिएंट तो ये हमें देगा, तो अल्फ़ा की जगह पे 0, सो दिस इज़ 1, बीटा इज़ 5, so this is this, and alpha 0 factorial is 1, 5 factorial 5 factorial, so 10 factorial upon 5 factorial 5 factorial, जिसे आप 10c5 भी लिख सकते हैं इस केस में, राइट. सो 10c5 into 3 power 5 is our answer. परफेक्ट. अब इसे थोड़ा सा डिफरेंटली करते हैं, इस इक्वेशन को चेंज करते हुए. ठीक, अब हमने ये देखा कि हम डायरेक्टली तभी आंसर कर सकते हैं जब इंडिविजुअल अननोन किसी एक ही जगह पे हो, राइट. यहाँ पे x का प्रेजेंस स्कैटर्ड है, y स्कैटर्ड है, z स्कैटर्ड है, तो इन सच केसेस व्हाट यू कैन डू इज, क्योंकि हम काम कर रहे हैं 3 अननोन पे और जो ट्राइनोमियल है ना उसकी हर टर्म के पास 2 का प्रेजेंस है. इन सच केसेस आप x y z को कॉमन ले लें. सो x y z अगर मैं कॉमन लेती हूँ, व्हाट एम आई लेफ्ट विथ, 2/z. व्हाट एम आई लेफ्ट विथ, ये z है, ये 2 है. ठीक है, ध्यान से. सो दिस इज 3/x and here 1/y whole power 10 and power 10 10 10. Perfect. We are looking for this. ध्यान से हमें ओवरऑल x पावर 5, y पावर 5, z पावर 10 की ज़रूरत है. अब बच्चा इस पूरे में देखना, इस पूरे में हमें इसकी ज़रूरत है. z पावर 10 पहले से ही है और z पावर 10 ही चाहिए था, मतलब अंदर से और z क्रिएट नहीं होना चाहिए. सो इसका प्रेजेंस हमें 0 टाइम्स लेना है. क्लियर. सेकेंड थिंग, हमें x पावर 5 चाहिए, x पूरे में यहीं पे है, लेकिन x पावर 10 पहले से ही बाहर है. तो अगर हम नेट प्रेजेंस x पावर 5 चाहते हैं तो x पावर 10 यहाँ से 1/x पावर 5 से मल्टीप्लाई होगा, तभी x पावर 5 कैंसिल होकर x पावर 5 का नेट प्रेजेंस क्रिएट होगा. तो क्लियर हो गया, वी रिक्वायर 5 टाइम्स, राइट. अब y पावर 5 चाहिए, y पावर 10 है, मतलब 1/y पावर 5 होना चाहिए, कैंसिल होकर ये क्रिएट होगा, तो ये 5 टाइम्स. अब चेक कर लें, नेट पावर यही है, मतलब ये इट इज़ ए वैलिड टर्म और उसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, दैट इज़ 10 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 2/z होल पावर 0, 3/x होल पावर 5. हमें तो सिर्फ 2 पावर 0 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 3 पावर 5 भी लिखना है, एंड 1 पावर 5, ये भी 1 ही है. दिस इज आवर आंसर. क्लियर. नेक्स्ट, सेकेंड कैटेगरी बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन ए बाइनोमियल एक्सपेंशन. देन विल डिस्कस प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल के केस में एंड देन ए ट्राइनोमियल. ठीक. आंसरिंग का तरीका एज सच, नॉर्मल प्रोसेस इज यू राइट डाउन द जनरल टर्म एंड उसमें उस आर को सर्च कर लो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये टर्म क्रिएट होता है. मैं एक बार लिख के ही बता देती हूँ आपको, एंड उसके बाद विल सी हाउ वी कैन आंसर देम डायरेक्टली. ठीक है. सो जनरल टर्म इसका आएगा 10cr 2 पावर 10 माइनस r माइनस 3x स्क्वेयर होल पावर r. सो 10cr 2 पावर 10 माइनस r माइनस 3 ऐसे लिख लेते हैं x पावर 2r. इस पूरे में x का प्रेजेंस यहाँ पे है एंड वी वांट x पावर 4 प्रेजेंस, तो 2r शुड बी 4, r इज 2. और क्वेश्चन है कोएफिशिएंट पूछा है, तो r की जगह पे 2 आप इसमें पुट कर दें और आंसर दे दें, विच इज़ 10c2 2 पावर 8 माइनस 3 का स्क्वेयर, विच इज़ फाइन. अब हमें इतना कुछ लिख के आंसर नहीं करना है. द वे यू शुड हैंडल दैट इज़, हमें x पावर 4 चाहिए, पूरे में x का प्रेजेंस सिर्फ यहाँ पे है, तो अगर x पावर 4 हमें क्रिएट करना है तो यहाँ x स्क्वेयर के फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें इसे 2 एक्सपोनेंट असाइन करना होगा. इसे 2 दे रहे हैं तो कंबाइंड एक्सपोनेंट हमें 10 चाहिए, तो टोटल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन 10 होने के लिए हमें इसे 8 पावर असाइन करना होगा, राइट. बस अब आंसर लिख लेते हैं, दैट इज़ 10c2, r का वैल्यू ये होता है, राइट. जो बाइनोमियल में सेकेंड टर्म को आप पावर देते हैं वो r का वैल्यू होता है, एंड देन 2 पावर 8. हमें सिर्फ कोएफिशिएंट ही लिखना है, तो x के प्रेजेंस को आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं. डायरेक्ट आंसर. ठीक. अब सेकेंड क्वेश्चन, 2/x माइनस 4x होल पावर 10 में हमें x पावर 4
का कोएफिशिएंट चाहिए। देखो हर तरह का क्वेश्चन बस मैंने एक एक ही लिया है। इसमें मैं अगर एक और क्वेश्चन आपको लिख के बता दूं, लेट्स टेक 3 + x³ होल पावर 20 and we want x पावर 4 कोएफिशिएंट। नाउ अंडरस्टैंड, x पावर 4 तब आएगा जब x³ को हम 4/3 पावर असाइन करें, ताकि 3 कैंसिल हो जाए और 4 क्रिएट हो जाए, राइट। लेकिन ये एक होल नंबर तो नहीं है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो है नहीं, मतलब ये टर्म क्रिएट हो ही नहीं सकता, सो कोएफिशिएंट इज 0, ठीक है। सेकेंड वे ऑफ थिंकिंग, इस पूरे में x यहाँ है, x³ के फॉर्म में है, तो आप इसे जो भी होल पावर असाइन करेंगे ना, तो x पावर 3 r का ही प्रेजेंस क्रिएट करेगा, मतलब x का जो पावर होगा वो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में ही आएगा, तो x पावर 4 का पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ओरली से आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखें तो x स्कैटर्ड है, जैसे अभी हमने किया था ट्राइनोमियल में, राइट, एग्जैक्टली उसी तरह से स्कैटर्ड है। तो आपके पास बाइनोमियल में ये चॉइस है, जनरल टर्म लिख के तो आप हमेशा ही कर सकते हो, तो इसका जनरल अप्रोच है, राइट। लेकिन अगर हम डायरेक्टली करना चाहते हैं तो उस केस में आप एलसीएम ले लें और एक जगह से उसके प्रेजेंस को आप फ्री कर दें। होल पावर 10 2 - 4x² होल पावर 10 अपॉन x पावर 10। हम चाहते हैं x पावर 4 हमें मिले इस पूरे में से। इसके एक्सपांशन के पास 11 टर्म्स होंगे, हर एक टर्म x पावर 10 उसे डिवाइड करेगा, राइट। डिवीजन के बाद हम चाहते हैं x पावर 4 क्रिएट हो, इसका मतलब इसके एक्सपांशन में से हमें उस टर्म को ढूंढना होगा जिसके पास x पावर 14 हो, ताकि x पावर 10 कैंसिल होकर x पावर 4 क्रिएट हो पाए। क्लियर। अब x पावर 14 हमें तब मिलेगा जब हम इसे 7 टाइम्स लेंगे, क्योंकि x² है ना। तो इसे हमने 7 एक्सपोनेंट दिया, टोटल 10 है, तो इसे हमें देना होगा 3। तो जो कोएफिशिएंट यहाँ से क्रिएट होगा वो होगा 10c7, r का वैल्यू ये होता है, एंड देन 2³ -4 पावर 7 ऑड टाइम्स माइनस साइन। सो क्लियर। थर्ड क्वेश्चन विच इज प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल के ऊपर बेस्ट है, एंड वी वांट x पावर 4 कोएफिशिएंट। नॉर्मली तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए हैं x² उतना ही पूछा गया आपसे, उसके बियॉन्ड नहीं गया। लेकिन आप देखो इन जनरल हाउ डू वी कंप्लीट इट। अब 2 बाइनोमियल का प्रोडक्ट है बेटा, हम x पावर 4 चाहते हैं। एज सच तो आप किसी एक को एक्सपांड करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप कैसे करोगे? लेट्स टेक 1 - x होल पावर 10 एंड 2 + x² होल पावर 20। ओवरऑल वी वांट x पावर 4 प्रेजेंस। नाउ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हो सकता है यहाँ से हम x पावर 0 को लें और वो मल्टीप्लाई हो जाए इसके x पावर 4 के साथ, तो ओवरऑल x पावर 4 का फॉर्मेशन वो करेगा। सेकेंड में आप x पावर 1 यहाँ से x³, लेकिन अननेसेसरली हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, जबकि हमें क्लियर है यहाँ x² का प्रेजेंस है, तो इसे आप जो भी एक्सपोनेंट अलॉट करेंगे तो x पावर 2r ही तो क्रिएट करेगा, मतलब x का पावर हमेशा इवन ही फॉर्म होगा यहाँ पे। यहाँ से x का पावर और तो कभी क्रिएट हो ही नहीं सकता, तो वाई वेस्ट टाइम। तो यहाँ अगर हम 1 देते हैं तो यहाँ से हमें x³ लेना होगा, पॉसिबल नहीं है, तो ये इवन प्रेजेंस से क्रिएट करेगा, और दोनों का सम हमें 4 चाहिए, मतलब यहाँ पे भी इवन वाले केसेस ही आपको लेना है, ठीक है। तो x² यहाँ से x², अब यहाँ से आप x पावर 4 ले लें और यहाँ से x पावर 0 ले लें, टोटल पॉसिबिलिटी है। अब आंसर लिखते हैं, यहाँ से x पावर 0 वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा इसके x पावर 4 वाले टर्म से और कोएफिशिएंट क्रिएट करेगा, पार्शियल कोएफिशिएंट। फिर यहाँ से सबको मिला के हमें टोटल कोएफिशिएंट मिल जाएगा, ठीक है। गो अहेड बेटा। सो यहाँ x पावर 0 चाहिए, मतलब इसे हमें 0 टाइम्स लेना है, और इसे हमें लेना है x पावर 4 क्रिएट करना है तो 2 लेना होगा एक्सपोनेंट। क्लियर। तो इसे 0 मतलब ये 10 और इसे 2 मतलब ये 18। डन। अब ये टर्म जो हमें देगा वो है 10c0 विच इज़ 1, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। देन 1 पावर 10 जो कि है 1, सो स्ट्रेट अवे इनटू यहाँ x पावर 4 का जो कोएफिशिएंट हमें मिलेगा वो है 20c2 2 पावर 18। x वाले टर्म लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ कोएफिशिएंट वाला पार्ट ही लिखेंगे, प्लस इसकी पॉसिबिलिटी हमें ये चाहिए 2 टाइम्स, तो ये होगा 8 टाइम्स। हमें x² चाहिए, मतलब ये 1, तो ये हुआ 19 टाइम्स, ठीक है। नीटली लिखना है। सो यहाँ से हमें मिला 10c2 माइनस x का स्क्वायर है,
तो -1 पावर 2, हमें सिर्फ कोएफिशिएंट ही लिखना है ना, दैट बिकम्स 1 एंड 1 पावर 8 इज ऑल्सो 1, सो नथिंग एक्स्ट्रा टू राइट, मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ हमने 1 एक्सपोनेंट इसे अलॉट किया है, तो 20c1 इंटू 2 पावर 19, परफेक्ट। लास्ट केस x पावर 0 यहाँ x पावर 4, ठीक। सो दिस इज़ 4, दिस इज़ 6, टर्म जो बनेगा वो है 10c4, -1 पावर 4 1 है, 1 पावर 6 भी 1 है, सो नथिंग टू राइट देयर। अब इसके पास आ जाते हैं x पावर 0, मतलब इसे 0 तो इसे 20, विच इज़ 20c20, दैट इज़ 1 एंड 2 पावर 20, कंप्लीट आंसर। ठीक है, इस तरह के जब लार्ज नंबर्स होते हैं ना तो आपको वैल्यू नहीं पूछा जाता, ऑप्शन भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, देखें नेक्स्ट ट्राइनोमियल के केस में, वी वांट कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4। इन सच केसेस एज सच आपके पास तो चॉइस है, आप इसे एक मान सकते हैं या इसे एक, लेकिन आप हमेशा प्रेफरेंस दें जो सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ x है, अननोन है ना, उसे सेपरेट कर दें, बेस्ट तरीका। ठीक है, तो ये और ये। अब जब आप इसका एक्सपांशन देखेंगे, यू राइट डाउन द फर्स्ट फ्यू टर्म्स, ओके, स्ट्रेट आप लिख लें, जितना की ज़रूरत पड़ेगी उतना हम इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स जस्ट बिगिन इनिशियली 2 + 3x होल पावर 10 एंड देन 10c1, क्योंकि ये x माइनस y हो गया। ठीक है, सो माइनस 10c1 2 + 3x होल पावर 9 इंटू 4x² एंड 10c2 2 + 3x होल पावर 8 4x² का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको खुद ही क्लियर हो रहा होगा कि इसके बियॉन्ड x पावर 4 का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका जब आप नेक्स्ट टर्म लिखेंगे ना बेटा, तो आप इसे एक्सपोनेंट 3 देंगे, मतलब x पावर 8 का फॉर्मेशन आप कर रहे होंगे, और x पावर 8 2 + 3x होल पावर 7 के किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होके कभी भी x पावर 4 हमें क्रिएट करके दे ही नहीं सकता। तो जब कभी भी बेटा जो हमारे पास मल्टीनोमियल है उसमें अननोन का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव के फॉर्म में है, इन सच केसेस आपने इसे टर्म ऑफ ए बाइनोमियल की तरह यूज किया है, तो जैसे ही इसका प्रेजेंस इसे एक्सीड करता हो उसके बाद हमें कोई और टर्म मिल ही नहीं पाएगा। सो डोंट राइट दोज टर्म्स, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। क्लियर, हमने यहाँ तक लिखा क्योंकि यहाँ पे x पावर 4 बना है, इसके आगे जब हम जाएंगे तो वो x पावर 6 बन जाएगा बियॉन्ड आवर स्कोप। ठीक है, क्योंकि हमें x पावर 4 की ज़रूरत है। अब कलेक्ट करते हैं, हमें चाहिए x पावर 4, तो इसे 4 टाइम्स लेना होगा। द टर्म विल बी 10c0 तो 1 है, नहीं लिखेंगे, सो 10c4, ये 4 टाइम्स तो ये 6 टाइम्स, तो 2 पावर 6 3 पावर 4। ठीक है, सिर्फ कोएफिशिएंट ही लिख रहे हैं। माइनस 10c1, ये तो इसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा और ये भी है, x² पहले से ही है और हमें x पावर 4 चाहिए, तो यहाँ से हमें x² लेना होगा ताकि दोनों मल्टीप्लाई होकर x पावर 4 क्रिएट कर पाएँ। डन, सो इट इज़ 9c2 2 पावर 7 3²। हियर 10c2 है, 16 भी है, x पावर 4 है, तो यहाँ से x पावर 0 लेना होगा। डन, 8c0 जिसका वैल्यू 1 है, नथिंग टू राइट, सो 2 पावर 8, कंप्लीट आंसर, वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, कांस्टेंट टर्म इन दिस, कांस्टेंट मीन्स जिसमें अननोन का प्रेजेंस हो ही ना, अननोन का जो एक्सपोनेंट हो 0 हो। ठीक है, x पावर 0 वाला टर्म आपसे पूछा जा रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि जनरल टर्म आप लिख के कर लें, लेट मी राइट इट, 10cr 2x पावर 10 माइनस r एंड -3/x² होल पावर r। x वाले पार्ट को हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं एंड ये 2 को हमने सेपरेट कर दिया, x पावर 10 माइनस r -3 पावर r, उसको हम यहीं पे लिख देते हैं, एंड x पावर 2r डिवीजन में है, नीचे है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ -2r। ठीक, सो ओवरऑल अगर आप x के प्रेजेंस को देखें तो 10 - 3r है। r इज़ ए होल नंबर और हमें ऐसा होल नंबर चाहिए जिसके लिए ये 0 बन जाए। क्या ऐसा कोई r की पॉसिबिलिटी है? क्योंकि ये 0 तभी बनेगा जब r का वैल्यू 10/3 हो और वो एक होल नंबर नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म हियर इज 0, नॉन एग्जिस्टिंग है। हमें कोएफिशिएंट का पता लगाना है,
कांस्टेंट टर्म, क्योंकि उसमें x है नहीं, टर्म हम क्या कहेंगे, टर्म इज 0। क्लियर। अब इसी को अगर हम डायरेक्टली करें तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, आप एलसीएम लें और इसे बाहर मूव कर दें, ये हमें मिला अपॉन होल पावर 10, 2x क्यूब माइनस 3 होल पावर 10, एंड इसे हम लिखेंगे x पावर 20। क्लियर। अगर हम कांस्टेंट टर्म चाहते हैं इसमें से, x पावर 20 है तो यहाँ से x पावर 20 हमें लेना होगा ताकि दोनों डिवाइड हो और x का प्रेजेंस ख़त्म हो जाए। और x पावर 20 हमें तभी मिलेगा जब इसका प्रेजेंस हम 20/3 टाइम्स लें, और वैसे भी आपको पता है कि इस एक्सपांशन में x पावर 3 है, तो जो भी होल पावर आप इसे साइन करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x का जो एक्सपोनेंट क्रिएट होगा वो 3 के मल्टीपल में ही क्रिएट होगा, 20 तो कभी बन ही नहीं सकता। सो स्ट्रेट अवे आंसर इज 0। ठीक। नेक्स्ट 3x² माइनस 2/x³ होल पावर 60, उसी प्रोसेस से ही करते हैं। तो 3x पावर 5 माइनस 2, एलसीएम लिया x³ एंड वो पावर 60 के अंदर है, उसे अब हम बाहर मूव कर रहे हैं तो 180। डन। अगर हम कांस्टेंट टर्म चाहते हैं तो हमें यहाँ से लेना होगा x पावर 180 वाला टर्म, और x पावर 180 लेने के लिए हमें x पावर 5 को क्या एक्सपोनेंट अलाउ करना होगा, तो 180 अपॉन 5 कर लेते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 36। परफेक्ट। अब हम टर्म लिखेंगे, अगर हम इसे 36 एक्सपोनेंट दे रहे हैं तो इसे 24 देना होगा, एंड दैट टर्म इज 60c 24 माइनस 2 पावर 24, जिसे हम 2 पावर 24 लिख देते हैं, एंड 3 पावर 36। सिंपल वर्क। ठीक। नेक्स्ट बेटा, ये है यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, हम दो नंबर्स में से लार्जर कौन है ये पता कैसे लगाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए आप इमीडिएटली किसी एक को x और दूसरे को y ले लें, और जब भी हमें लार्जर का पता लगाना होता है तो आप दोनों का डिफरेंस लेते हैं। सिर्फ नंबर्स के केस में नहीं, फंक्शन में भी हम यही काम करते हैं। ठीक है। तो दोनों का आप डिफरेंस ले लें। अगर ये इक्वल टू 0 आ रहा है, डिफरेंस को सिंप्लीफाई करेंगे ना, इफ दैट कम्स आउट टू बी 0 दैट मीन्स x इज y। अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो x इज स्मॉलर देन y। ठीक है। तो बस इस डिफरेंस को स्टडी करेंगे इंस्टेड ऑफ स्टडिंग टू डिफरेंट क्वांटिटीज। ठीक है। सो इट इज 101 पावर 50, 99 पावर 50, 100 पावर 50। अब जो नंबर ऑफ टेंस होते हैं या हंड्रेड्स होते हैं, थाउजेंड्स होते हैं, उनका कोई भी एक्सपोनेंट को कैलकुलेट करना बहुत बड़ा काम नहीं, हम बहुत इजीली उसे हैंडल कर सकते हैं। तो उस तरह के टर्म्स को आप अनडिस्टर्ब्ड रखें, बाकियों को देखें क्या हम उसकी हेल्प से उन्हें लिख सकते हैं। दिस इज 100 + 1 एंड दिस इज 100 - 1। अब डायरेक्टली हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने पढ़ा है x + y होल पावर n माइनस x - y होल पावर n के एक्सपांशन में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों को, राइट। सब्ट्रैक्शन में क्या क्रिएट होता है, 2 टाइम्स ऑफ ऑड वैल्यूज ऑफ r। तो 50c1, 100 पावर 49, देन 50c3 ऑड वैल्यूज। ठीक है। 100 पावर this minus this 47 and so on, and then 100 पावर 50। अब देखिए इसे कैंसिल करेंगे और उसके बाद हमारे पास क्या बच जाता है, तो 100 पावर 50 और ये 100 पावर 49 है, नियरेस्ट तो यही पावर है। ये जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना तो ये है 50 × 2 100, 100 × 100 पावर 49 दैट विल फॉर्म 100 पावर 50, एंड उसके बाद ये वाले टर्म्स तो हमारे पास बचेंगे ही जो कि पॉजिटिव है, राइट। 100 पावर 47 and so on, minus 100 power 50, clearly this cancels this, and what we're left with is a positive quantity। इसका मतलब x - y is greater than 0, x is greater than y। सिंपल तरीका। ठीक है। यहाँ हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो बाइनोमियल एक्सपेंशन के हेल्प से आंसर होते हैं। फाइन। सेकेंड 1.01 होल पावर 10 पावर 6 एंड यह 10 पावर 4, एग्जैक्टली उसी ढंग से हम कभी भी डेसिमल के फॉर्म में हैंडल नहीं करना चाहेंगे, तो इसे आप इमीडिएटली इस तरह से सेपरेट कर दें, ये x ये y, एंड वी आर डिस्कसिंग वैल्यू ऑफ x - y। परफेक्ट।
तो इसका एक्सपेंशन है 1 + x होल पावर n विच इज़ NC0 जो कि है 1, देन NC1 इज़ n, सो 10 पावर 6 ही लिख रही हूँ, इंटू x को हम लिख लेते हैं 10 पावर -2, एंड देन 10 पावर 6 C2, 10 पावर -2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड होल थिंग ये सब्ट्रैक्ट हुआ, बचा ये 1 है। अगर आप इस टर्म को ध्यान देना तो ये 10 पावर 4 है जो कि कैंसिल हो गया, और बाकी जो कुछ भी बचा वो सब कुछ पॉजिटिव है। तो सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एडेड वुड गिव अस अ पॉजिटिव रिजल्ट। सो x - y इज ग्रेटर देन 0, सो x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, नेक्स्ट, हर तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने का हमारे पास एक्सपोजर होना चाहिए, तभी किसी एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन हमारे सामने रख दिया जाए तो वी शुड बी कंफर्टेबल। ठीक है, यहाँ इफ द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन, टर्म्स है कोएफिशिएंट्स नहीं है, दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजीली हैंडल हो जाते हैं, ये भी इजी है, इज जस्ट दैट लिटिल एक्स्ट्रा टू राइट। यहाँ पे हमें पूरे टर्म्स को कंसिडर करना है। टर्म्स ऑफ दिस आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ x, y एंड n। ठीक, तो सबसे पहले सेकेंड टर्म T2, r का वैल्यू 1 होगा, टर्म हो गया NC1 x पावर n - 1 y पावर 1, क्वेश्चन से दिस इज 240। ठीक, देन टर्म 3 T3 डायरेक्टली लिखते हैं NC2 x पावर n - 2 y square which is 720, then term at fourth position NC3 x power n - 3 y cube which is 1080। हमारे पास 3 अननोन है, x, y एंड n, 3 इक्वेशन हमारे पास है। तो जब भी NCR वाले टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमारा तरीका क्या होता है, क्योंकि एक्सपोनेंट भी अननोन है, राइट, तो उन सिचुएशन में इमीडिएटली आप डिवाइड करते हुए प्रोसीड कर जाएं। तो लेट मी कंसीडर, ये बड़ा है, ये स्मॉलर है, तो 2/1 फर्स्ट इक्वेशन हम क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए जो NC2 है वो n × n - 1/2 है, और NC1 इज़ नथिंग बट n स्ट्रेट अवे। उसी तरह से इसे भी लिख लेते हैं, n से स्टार्ट होकर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 नंबर अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 2/1 हम कर रहे हैं, n को कर देते हैं कैंसिल, सो n - 1/2, दिस सिर्फ x वाले पार्ट को ध्यान देना, दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1/x आएगा, दिस अपॉन दिस करेंगे तो y आएगा, राइट। ऑन द अदर साइड देख लें, 720 240 ये हुआ कैंसिल, बचा 24 का 3 टाइम्स इज दिस, एग्जैक्ट 3 टाइम्स, सो इट इज़ n - 1 y/x इज इक्वल टू 6। सिंप्लीफाई होके ये हमें मिल गया है। एग्जैक्टली उसी तरह से अब हम सेकेंड इक्वेशन क्रिएट करेंगे, सो दिस अपॉन दिस 3/2। कभी भी इस तरह के सिचुएशन में, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, ये गैप ऑफ 2 को यूज मत करना, आएगा तो वही चीज़, विल बी अननेसेसरीली इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ डीलिंग। ठीक है, नेवर डू दैट, गैप ऑफ 1 को ही लेके प्रोसीड करना है। इस तरह से NCR बेस्ड इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करते हैं। नाउ 3/2 हम कर रहे हैं, सो दिस अपॉन दिस करेंगे, ये तो हो जाएगा पूरी तरह से कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा n - 2/3, एंड दिस अपॉन दिस करेंगे 1/x, दिस अपॉन दिस, सो y इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म्स को देख लें, 1080 720, ये कैंसिल हुआ, ये 12 में कैंसिल कर रही हूँ, ओके, सो इट इज़ 6, 12 हम कैंसिल कर रहे हैं, सो इट इज़ 9, सो इट इज़ 3 को भी फर्दर कैंसिल कर देते हैं, 3/2, ये इधर आया 9/2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखें, हमारे पास n, y एंड x, बट y एंड x का प्रेजेंस एक ही जैसे है, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें n का वैल्यू मिल जाएगा, एक का वैल्यू तो मिल ही जाएगा। तो स्ट्रेट अवे लेट्स जस्ट डिवाइड दिस टू, सो वी गेट n - 1 अपॉन n - 2, ये वाला पार्ट तो हो गया दोनों से कैंसिल, एंड वी आर लेफ्ट विथ 6, एंड ये है 9 और इधर है 2, ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 को हम कैंसिल कर रहे तो 2 रह गया, सो इट इज़ 4/3, क्रॉस कर दें, 3n - 3 इज़ 4n - 8, and
वी गेट वैल्यू ऑफ n टू बी 5। n का वैल्यू हमें मिल गया। अब स्ट्रेट अवे दोनों में से किसी भी एक में n की जगह पे 5 पुट कर दें, सो वी गेट 4 y by x is equal to 6, this is 3, so y is 3x by 2। परफेक्ट। n का वैल्यू है, y एंड x में रिलेशन है हमारे पास। अब जो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास थे उस इक्वेशन में से जो भी सिंपलेस्ट लगे उस पे आ जाएं, n का वैल्यू पुट कर दें, y एंड x में डिपेंडेंसी इसे यूज करें एंड स्ट्रेट अवे वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें। सो n इज़ 5, सो 5c1 दैट इज़ 5, x पावर n का वैल्यू 5 है, ठीक है, तो ये बन जाएगा x पावर 4, सो x पावर 4 एंड देन y पावर 1, सो 3x by 2 इज़ 240। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 हमने कर दिया कैंसिल, ये हुआ 80, 5 को हम कर देते हैं कैंसिल, सो दिस कम्स आउट टू बी 16, सो x पावर 5 इज़ 32 विच इज़ 2 पावर 5, x वैल्यू इज़ 2, x की जगह पे 2 हम यहाँ पे पुट करते हैं तो y इज़ कमिंग आउट टू बी 3, x y एंड n बिल्कुल भी लेंथी नहीं है, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होकर काम करना है, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, बहुत ऑफन जेईई मेन एंड एडवांस दोनों में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इफ़ कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड x स्क्वायर आर 3 एंड -6 रिस्पेक्टिवली इन दिस प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल, तो हमें m एंड n के वैल्यू चाहिए, दैट्स इट। तो बच्चा x का कोएफिशिएंट 2 का प्रोडक्ट है, तो x पावर 0 इसका x पावर 1 से मल्टीप्लाई हो जाए और इसका x पावर 1 इसके x पावर 0 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो हमें x का प्रेजेंस देने वाला टर्म मिल पाएगा। तो x पावर 0 यहाँ से, तो हमने इसे 0 टाइम्स लिया तो इसे लिया m टाइम्स, x पावर 1 तो इसे हमने 1 लिया तो इसे हमने n-1 टाइम्स लिया। तो जो कोएफिशिएंट ये हमें क्रिएट करके देगा वो होगा x पावर 0, ठीक है, तो mc0 जो कि है 1, 1 पावर m वो है 1, मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड विथ x पावर 1, सो ये होगा -x पावर 1, सो माइनस साइन यहाँ पे लिख देते हैं, देन nc1 विच इज़ n, सिर्फ कोएफिशिएंट ही हमें लिखना है, सो इट इज़ -n। अब एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ पे आ जाएं, इसे हमें 1 लेना है, इसे 0, राइट, तो यहाँ से x पावर 1 का जो कोएफिशिएंट आएगा दैट इज़ mc1 जिसे हम m लिखेंगे, और x पावर 0 का जो कोएफिशिएंट आएगा वो 1 है। तो क्वेश्चन ने हमें कहा x का कोएफिशिएंट 3 है एंड दैट इज़ m-n विच इज़ इक्वल टू 3। दोनों ने एक इक्वेशन तो हमें मिल गया। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -6 है, x स्क्वायर हमें मिलेगा कैसे, व्हेन वी टेक x स्क्वायर विथ x पावर 0 ऑफ दिस, x पावर 1 एंड x पावर 1 एंड x पावर 0 एंड x पावर 2, ठीक है। अब स्ट्रेट अवे लिखेंगे, देखो हमें 2 चाहिए, मतलब इसे 2 टाइम्स लेना होगा तो mc2 क्रिएट होगा, 1 पावर एनीथिंग इज़ 1 ओनली, तो यहाँ से हमें मिला mc2, और x पावर 0 इसे 0 टाइम्स ले रहे तो nc0, ठीक है, जो कि 1 होता है तो एक्स्ट्रा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन x पावर 1 दैट इज़ mc1, इसे हमें 1 लेना है लेकिन वो -x है, सो दैट विल बिकम -nc1, तो हम इसे -mn लिख लेते हैं स्ट्रेट अवे, mc1 इज m, nc1 इज n, ठीक है। अब x पावर 0 लेना है तो mc0 वो कोएफिशिएंट होगा जो कि 1 है, सो नथिंग टू राइट, x स्क्वायर चाहिए, -x को पावर 2 दे रहे हो तो प्लस में ही कन्वर्ट हो जाएगा एंड nc2 के साथ होगा, क्लियर। सो mc2 जिसे हम लिखेंगे m इंटू m-1/2 माइनस mn प्लस n इंटू n-1/2 इट इज़ इक्वल टू -6, ठीक। अब हमारे पास 2 अननोन 2 इक्वेशन हैं, एक डिग्री 1 का एक डिग्री 2 का है, तो इन सच केसेस व्हाट वी डू इज़ हम डिग्री 1 में से सब्सटीट्यूशन का यूज लेते हैं, तो m इज इक्वल टू 3 प्लस n हमने लिख दिया, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, सो 3 प्लस n एंड दिस इज m-1, सो 2 प्लस n, साथ में हम एलसीएम भी ले लेते हैं, माइनस mn है, m की जगह पे हमने ये पुट किया, एलसीएम भी ले रहे हैं तो 2 टाइम्स ऑफ n, 3 प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 है उसे हम क्रॉस कर रहे हैं तो -12, परफेक्ट, इसे मल्टीप्लाई कर दें, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 माइनस
6n माइनस 2n स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर माइनस n इज माइनस 12। तो यहाँ सेकेंड डिग्री वाले टर्म पूरी तरह से कैंसिल ही हो गए एंड ये है माइनस 6n प्लस 5n है तो माइनस n माइनस 2n, इसे हम उधर शिफ्ट करेंगे तो 2n और माइनस 12 इधर आया तो ये हो गया 18, n वैल्यू इज़ 9। जैसे हमें n का वैल्यू मिला यहाँ पे हम पुट करते हैं तो m कम्स आउट टू बी 12, पुट कर दे और आंसर निकाल लें। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस प्रोडक्ट में है, लेकिन इस तरह के सिचुएशन में जब फ्रैक्शनल पावर होते हैं ना, कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है, सिंप्लीफिकेशन का स्कोप होता है, ट्राई गेट इनटू इट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो अगर आप देखें तो 2 का स्क्वायर है 4, x पावर 1/3 है, x पावर 1/3 का स्क्वायर यहाँ पे है तो ये एग्जैक्टली x पावर 1/3 प्लस 2 का स्क्वायर है तो पावर 10 ये क्रिएट करेगा, होल स्क्वायर पावर 5 तो पावर में 10 आ गया। अब यहाँ अगर आप देखें ये a माइनस बी है तो ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ एलसीएम लेते हैं तो ये होगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका क्यूब है x। फाइन, अब हम ऐड करते हैं x पावर 2/3, x पावर 1/3 प्लस 1, x पावर 1/3 माइनस 1, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो हो गया कैंसिल। जो हमारे पास बचा है उसमें हम अब क्या कर सकते हैं, अपॉन x माइनस 1 होल पावर, इन दोनों के पास x पावर 1/3 का प्रेजेंस है, कॉमन ले लेते हैं। सो x पावर 1/3, x पावर 1/3 रह जाएगा एंड नीचे है x माइनस 1 होल पावर माइनस 9। हम जो कुछ भी कर सकते थे वी हैव ऑलरेडी डन इट। नेगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल के फॉर्म में ले लेते हैं। सो x माइनस 1 पावर 9 अपॉन x पावर 1/3 का होल पावर 9 ले रहे हैं। ठीक है, सो दैट वुड बिकम x क्यूब, क्योंकि ओवरऑल x पावर माइनस 3 है तो डिनोमिनेटर में चला गया। सो x पावर 1/3 प्लस 2 होल पावर 9, परफेक्ट। अब इसे आप कर दे कैंसिल, यहाँ रह जाता है x पावर 1/3 प्लस 2, और इस पूरे में हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, मतलब x पावर 0 का हमें कोएफिशिएंट का पता लगाना है। तो ओवरऑल सिंप्लीफाई होके जो क्वेश्चन तैयार हुआ है वो है ये। अब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो x पावर 1/3 x क्यूब, x माइनस 1 होल पावर 9 2 बाई x क्यूब, x माइनस 1 होल पावर 9। अब इस पूरे में से हमें x पावर 0 का कोएफिशिएंट चाहिए। अब बच्चा अगर आप यहाँ पे देखें ना, प्रेजेंस ऑफ x क्या है, x पावर 1/3 माइनस 3 विच इज़ x पावर माइनस 8/3। इसका मतलब अंदर से हमें x पावर 8/3 का प्रेजेंस क्रिएट करना होगा, तभी दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हुए x पावर 0 का प्रेजेंस हमें दे पाएंगे। अब इसके एक्सपांशन में क्या हमें कभी भी x का कोई नॉन इंटीग्रल पावर क्रिएट करके वो दे सकता है, हमें पॉसिबल ही नहीं है। तो x पावर 8/3 वाला टर्म पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ से हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x तो नहीं मिल पाएगा। अब सेकेंड पार्ट पे आ जाएं, यहाँ x क्यूब डिनोमिनेटर में है, मतलब यहाँ से हमें x क्यूब को क्रिएट करना होगा, तो इसे हमें लेना होगा 6 टाइम्स, क्योंकि इसको हमने एक्सपोनेंट 3 अलॉट किया है। सो जो टर्म क्रिएट होगा वो है 9 से 6 माइनस 1 पावर 6 जो कि है 1, और कोएफिशिएंट ही हमें लिखना है बस। सो दैट्स इट, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखने में थोड़ी सी सिमिलैरिटी नोटिस हो रही है साइन एंड कॉस की वजह से, लेकिन दोनों की हैंडलिंग डिफरेंट तरह से ही होगी। देखिए यहाँ पे साइन आर एक्स कॉस एन माइनस आर एक्स, एन सी आर के साथ है। बच्चा बाइनोमियल एक्सपेंशन में तो साइन एक्स पावर समथिंग कॉस एक्स पावर समथिंग वैसे होना चाहिए था ना, यहाँ पे क्या है मल्टीपल एंगल के फॉर्म में है, तो हम डायरेक्टली इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ तो रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमारी सबसे पहली कोशिश क्या रहेगी, इस तरह के सिचुएशन में आप देखो इसमें जो एंगल यूज हुआ है और इसमें जो एंगल यूज हुआ है, क्या दोनों का सम एक कांस्टेंट है, चेक करो। आर एक्स कैंसिल हो जाएगा एन एक्स विच इज ए कांस्टेंट। सो इन सच केसेस इसको अगर मैं एस कंसिडर करती हूँ
राइट डाउन ऑल द टर्म्स, ओके, डोंट मिस एनीथिंग, चाहे वो 0 भी हो तब भी आप लिखते जाओ, 0x cos nx, ये मल्टीप्लिकेशन में है। नेक्स्ट टर्म nc1 sin x cos n minus 1x and so on, ncn, this is sin nx cos 0x, परफेक्ट। अब इसी सीरीज को रिवर्स कर दो, एडिशन में है तो ऑर्डर इन विच मेंशन देम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो लास्ट टर्म को हम फर्स्ट लिख रहे हैं और NCN इज NC0, तो मैं उसे NC0 करके लिख रही हूँ। एंड साइन का प्रेजेंस वहाँ पे NX एंगल के साथ है और cos 0x के साथ। सेकेंड लास्ट टर्म में NCn-1 होगा और NCR is NCn-R, we know, so I can write it to be NC1 and that would be sin n-1x cos x, इस तरह से टर्म्स होंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड करके देखें ना बेटा तो 2s, यस, इसे आप ले लो कॉमन, देन sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b विच इज sin a प्लस b, क्या क्रिएट किया, राइट। अब इस टर्म पे आ जाइए, NC0 के साथ है, NC1 को कॉमन ले लें, फिर से वही sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, sin of a प्लस b विच इज अगेन sin nx। बाय दैट लास्ट टर्म में भी वही चीज़ क्रिएट होगा, sin nx। अब ओवरऑल अगर हम sin nx को कॉमन लेते हैं, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 सो ऑन अप टू NCn, वी ऑलरेडी रिमेंबर दैट इज 2 power n, राइट। ये है 2s, तो वैल्यू ऑफ s इज सिंपल वर्क, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन को आप देखें, इट इज NCR sin Rx, इसे हैंडल हम किस तरह से करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। हमें अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसे हैंडल करना है ना, वी रिक्वायर समथिंग पावर r, समथिंग पावर n माइनस r, उस फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ तो मल्टीपल एंगल के फॉर्म में। और हम सब ने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर में e पावर i x इज cos x प्लस i sin x, राइट। तो आप इमीडिएटली इन तरह के सिचुएशन में इसका नाम दे दें टू बी s, और एग्जैक्टली यही चीज़ आप cos में लिख लें, cos Rx, और उसका नाम दे दें कुछ c, ठीक है। और हमें क्वेश्चन ने s का वैल्यू पूछा है, लेकिन हम s एंड c दोनों की वैल्यूज़ को एक ही स्टेप में इकट्ठा ही फाइंड कर लेंगे। लुक एट हाउ, नाउ इफ आई राइट c प्लस iota sin, then in that case I'll end up getting e power ix, right। तो मैं इसे लिखूँगी 1 2, so cos प्लस iota sin, ठीक। तो बच्चा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, c प्लस i s iota, देखिए सिग्मा में ही हैंडल करेंगे, लिमिट सेम है तो अंदर वाले पार्ट ऐड हो जाएंगे। सो इट इज समेशन r फ्रॉम 0 टू n, यहाँ पे आ जाएं, NCR हम ले लेते हैं कॉमन, एंड देन cos Rx प्लस iota sin Rx, इसको हमने iota टाइम्स करते हुए ऐड किया है, क्लियर है, ये हो गया। अब बच्चा जब हम e पावर ix होल पावर r लेते हैं तो क्या ये e पावर Rx है, क्या हम उसे cos Rx प्लस i sin Rx लिख सकते हैं, क्योंकि e पावर i थीटा इज cos थीटा प्लस i sin थीटा, सो e पावर i थीटा इज cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखा जा सकता है। सो बाय दैट क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, e पावर i r x, लिटिल बिट ऑफ यूलर्स फॉर्म, दैट्स इट, ठीक है। अब क्या इसे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये है e पावर i x होल पावर r, और बाइनोमियल एक्सपेंशन में पावर r असाइन होता है बाइनोमियल के सेकेंड टर्म को, और n माइनस r पावर बाइनोमियल के फर्स्ट टर्म को असाइन होता है, वो कुछ है नहीं, इसका मतलब दैट इज़ 1 एंड पावर इज़ n, राइट। -1 पावर r का प्रेजेंस नहीं है तो इसलिए यहाँ पे प्लस साइन। अब बस हमारा लास्ट स्टेप रह गया है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और वो होगा c प्लस is, हमें s का वैल्यू चाहिए, s इज़ नथिंग बट द इमेजिनरी पार्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड,
तो इसका हमें इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस ई पावर आई एक्स होल पावर एन, तो वैसे मैंने आपको याद रखने के लिए ही कहा हुआ है, अगर किसी को याद नहीं है तो मैं लिख के बता देती हूँ। दिस इज़ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, राइट, सिर्फ इसको मैंने लिखा है। और ये बन जाता है 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2, इसे हाफ एंगल में लिखा है तो इसे भी हाफ एंगल में लिखेंगे। 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, दोनों में से कॉमन पार्ट है 2 कॉस एक्स बाई 2, जो बच जाता है वो है कॉस एक्स बाई 2 प्लस आई साइन एक्स बाई 2। अब इस तरह के क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड है वो बहुत आते हैं हमारे सामने, तो मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था कि 1 प्लस ई पावर आई थीटा, यहीं पे आप देख लो, दिस इज 2 कॉस एक्स बाई 2 ई पावर आई एक्स बाई 2। एक बार अगर आप इन स्टेप्स को ध्यान देते हो ना तो आपको बहुत ईजिली ये चीज़ याद भी रह जाता है। ठीक है, इस पूरे का पावर n हम कर रहे हैं, सो 2 पावर n cos पावर n एंड e पावर i n x बाई 2, ये बन गया। कितना ईजी है, अब देखो कंपेयर करोगे, c प्लस आई एस इज इक्वल टू 10, s हमें चाहिए जो कि इमेजिनरी पार्ट है, तो बस इसका इमेजिनरी पार्ट हमारा आंसर बन गया। और इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये तो पूरा रियल है, ये है जो कि cos nx बाई 2 प्लस आई साइन nx बाई 2 है। तो बच्चा इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, राइट। तो वैल्यू ऑफ s इज दिस इंटू दिस, एंड अगर यही चीज़ को साइन वाली सीरीज का आपको पूछा जाए तो दिस इंटू दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, है ना, सिंपल। नेक्स्ट बेटा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, इफ 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर n इज दिस देन ए आर इज व्हाट। क्वेश्चन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके एक्सपांशन को आप लिखो मत, बस इस एक्सपांशन को आप 1 माइनस एक्स के एक्सपांशन के फॉर्म में प्रेजेंट कर दो, दैट्स इट। मतलब 1 माइनस एक्स के हेल्प से इसे आप इंटरप्रेट करो। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से ही बिगिन करें। डू वी नो दैट दिस इज 1 माइनस एक्स होल क्यूब प्लस 3x इंटू 1 माइनस एक्स, हर एक को पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक, अब इसका होल पावर n को सिंप्लीफाई करना है और हमें एक्सपांशन नहीं लिखना है, सिर्फ समेशन के फॉर्म में उस बाइनोमियल एक्सपांशन को प्रेजेंट करना है जिसमें ये हमारे लिए a है और ये हमारे लिए b है। तो ये आएगा r वेरिंग फ्रॉम 0 गोइंग अप टू n c r 1 माइनस एक्स होल क्यूब पावर n माइनस r एंड 3x इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर r। थोड़ा सा इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 1 माइनस एक्स 3 एंड देन n माइनस r, सो 3n माइनस 3r, ये हुआ 3 पावर r x पावर r 1 माइनस एक्स होल पावर r। यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे 1 माइनस एक्स का ही प्रेजेंस है, तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। सो एन सी आर 3 पावर r x पावर r 1 माइनस एक्स होल पावर 3n माइनस 2r। समेशन प्रोसेस में r इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 टू n। अब देखें, क्वेश्चन सेज अगर ये और ये सेम है देन व्हाट इज़ ए आर। तो x पावर r यहाँ पे है, ये है एज इट इज है, सो ए आर इज़ नथिंग बट दिस। अब ऑप्शंस देख लें, 3 पावर r एन सी आर। ठीक, नेक्स्ट, जस्ट डू द नीडफुल, ये नहीं कि जो आपको आता है वो करना है। क्वेश्चन आपको जो करने के लिए कह रहा है बस उस लाइन पे आपको सोचना है, दैट्स इट। हियर इफ दिस इज दिस ए आर इज 1 फॉर ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू n, देन व्हाट इज बी एन। देखो जो फाइंड करना है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए वही होना चाहिए। हमें चाहिए बी एन। बी एन मतलब x माइनस आर पावर n का कोएफिशिएंट। ठीक, अब कोएफिशिएंट एक बाइनोमियल का कोई पावर का हम क्यों हैंडल करें, तो उन सिचुएशन में आपको बी एन चाहिए, मतलब x माइनस 3 होल पावर n का कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड का आपको डिस्कस करना है। तो आप x माइनस 3 को इस पूरे के लिए t कंसिडर कर लें। तो हमारा जो सिचुएशन बन रहा है वो है ए आर, ये t है x माइनस 3, तो x माइनस 2 विल बी t प्लस 1 होल पावर r समेशन
इज बी आर टी पावर आर समेशन, ठीक है। अब अगर मैं एक्सपांड करके लिख के आपको बता दूं तो ये है आर एज 0, इट इज आर एज 1, आर एज 2, आर एज n, 1 प्लस टी होल पावर n, एंड दिस गोज ऑन। एंड दूसरी तरफ है हमारे पास b1 t, b2, bn t पावर n एंड इट गोज ऑन, ठीक। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है bn क्या है बताओ इन टर्म्स ऑफ दिस वैल्यूज, ठीक। तो बच्चा bn तो इस तरफ t पावर n का कोएफिशिएंट है, और दो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ही तो है दोनों तरफ, दो पॉलिनोमियल इक्वल तो तभी होंगे जब कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स आर इक्वल। तो bn इज नथिंग बट राइट हैंड साइड में t पावर n का कोएफिशिएंट है, सो bn विल बी सेम एज लेफ्ट हैंड साइड का t पावर n का कोएफिशिएंट, क्लियर। और क्वेश्चन ने हमसे ये भी कह दिया कि AR वैल्यूज आर ऑल 1 व्हेनेवर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, इसका मतलब ये 1 है, और हियर ऑनवर्ड्स ये सारे कोएफिशिएंट्स 1 ही बनेंगे, ठीक। और हमें चाहिए t पावर n का कोएफिशिएंट, तो यहाँ तो क्रिएट होने वाला नहीं है, यहाँ पे 1 प्लस टी होल पावर n माइनस 1 होगा, वहाँ पे भी t का हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो क्रिएट होगा वो n माइनस 1 होगा, तो यहाँ तो बनना ही नहीं है। तो t पावर n का फॉर्मेशन यहीं से ही बिगिन होगा, और इन सभी के साथ जो कोएफिशिएंट है दैट हैज़ बिकम 1, और ये जा कहाँ तक रहा है 2n तक, क्लियर। एंड माइंड इट AR आर ऑल 1 व्हेनेवर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो ये सारे कोएफिशिएंट, इनके कोएफिशिएंट्स दे आर ऑल 1। अब t पावर n का कोएफिशिएंट हमें यहीं से ही मिलेगा। अब आप GP का सम लिखते हुए कर सकते हो इफ़ यू आर कंफर्टेबल, और आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि यहाँ से अगर हमें t पावर n का कोएफिशिएंट चाहिए दैट इज NCN, अगला होगा 1 प्लस टी होल पावर n प्लस 1, वहाँ से हमें मिलेगा n प्लस 1 CN, n प्लस 2 CN, ठीक। अब इसका बचा सम तो हमने डायरेक्टली याद रखा हुआ ही है ना, n के वैल्यूज 1 बाई 1 इंक्रीज हो रहे हैं, r वैल्यूज ऑल कांस्टेंट, तो इसमें 2n प्लस 1 C, इसको प्लस 1, दैट्स इट, ठीक। अगर मैं इसको GP से करके बताऊं तो सबसे पहले आप बता दें कितने टर्म्स है हमारे पास, n प्लस 1 टर्म्स, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1, ठीक है। तो GP का सम हुआ दिस, r है 1 प्लस टी, ठीक है, सो 1 प्लस टी होल पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन r माइनस 1 जो कि सिर्फ रह जाएगा t, ठीक। वी वांट कोएफिशिएंट ऑफ t पावर n इन दिस होल थिंग। अब इसे आप कर दें डिस्ट्रीब्यूट, तो ये हमें देगा 1 प्लस टी होल पावर 2n प्लस 1, t को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सो 1 प्लस टी होल पावर n बाई टी। t पावर n के प्रेजेंस को हम सर्च कर रहे हैं, t पहले ही डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ से हमें t पावर n प्लस 1 को लेना होगा, एंड उसका कोएफिशिएंट आएगा 2n प्लस 1 C n प्लस 1, ठीक, माइनस बच्चा यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर ऑफ t क्रिएट होगा ना वो t पावर n होगा, तो t से डिवाइड होकर t पावर n माइनस 1 क्रिएट करेगा, t पावर n तो बन ही नहीं सकता। आप ऐसे भी सोच सकते हैं यहाँ t है, मतलब यहाँ से हमें t पावर n प्लस 1 चाहिए होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ और कुछ क्रिएट ही नहीं होगा। दिस इज आवर कंप्लीट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इट सेज PR विद द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r इन दिस, थोड़ा सा बस एक्सपोजर चाहिए फिर आप खुद ही कर लेंगे। यहाँ पे देखें, इट गोज ऑन एंड ऑन, देन इट सेज PR इज इक्वल टू, अगर हम PR माइनस 1 एंड PR प्लस R माइनस 2 इसके हेल्प से इसे लिखें, देन K वैल्यू इज व्हाट। तो इसमें ट्राई करने के लिए हमारे पास चॉइस ही क्या है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं, x है, देन x बाई 2 है, x बाई 2 स्क्वेयर है, राइट। तो इसका हम एडवांटेज लेने वाले हैं, किस तरह से, मैं इसे f ऑफ x कंसिडर कर लेती हूँ, जो कि है 1 प्लस x बाई 2, 1 प्लस x बाई 2 स्क्वेयर एंड सो ऑन, ठीक है। इसको अब मैं थोड़ा सा रिप्लेसमेंट यूज कर रही हूँ, x इज रिप्लेस्ड बाई x बाई 2, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, x बाई 2 x बाई 2 स्क्वेयर एंड 1 प्लस x बाई 2 क्यूब एंड सो ऑन। इन दोनों को रिलेट करो, क्योंकि और कुछ तो हमारे पास करने के लिए है ही नहीं। इन दोनों को अगर हम रिलेट करें, क्या ये चीज़ एग्जैक्टली यही है? सो कैन वी राइट f ऑफ x इज नथिंग बट 1 प्लस x होल स्क्वेयर
परफेक्ट स्क्वायर को एक्सपांड कर दिया इनटू एफ ऑफ एक्स बाई 2। अब डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स बाई 2 2x, एफ ऑफ एक्स बाई 2। अब ध्यान देना, ये एफ ऑफ एक्स है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है पी आर इज इक्वल टू व्हाट। तो पी आर लेफ्ट हैंड साइड का क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर है। तो हमें बस दोनों तरफ की एक्स पावर आर के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है, दैट्स इट। तो बस उसी बात को हमें लिखना है। यहाँ बताओ, एक्स पावर आर का कोएफिशिएंट पी आर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना, अगर मेरे पास कोई भी एक्सप्रेशन है, लेट्स टेक 2 + 3x + 5x स्क्वायर, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें क्या है, 5 है। अगर मैं एफ ऑफ एक्स बाई 2 में आपसे पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो आंसर क्या आएगा, x बाई 2, एफ ऑफ एक्स बाई 2, ठीक है, राइट। ये 2 स्क्वायर, ये अब आंसर क्या आया, 5/2 स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का आपको पूछा जा रहा था, x के जगह पे x बाई 2 आ गया है, इसका मतलब नीचे 2 स्क्वायर का प्रेजेंस एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा, ठीक। तो उसी तरह से सोच के देखो, एफ ऑफ एक्स बाई 2 में एक्स पावर आर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, वो होगा एफ ऑफ एक्स में एक्स पावर आर का कोएफिशिएंट क्या है, और उसको 2 पावर आर से आप डिवाइड कर देंगे कि एक्स पावर आर था, आपने एक्स के पे एक्स बाई 2 पुट किया है, तो नीचे 2 पावर आर तो क्रिएट होगा ना। सो दिस इज पी आर बाई 2 पावर आर। उसी ढंग से सोचना, हमें एक्स पावर आर की ज़रूरत है, एक्स स्क्वायर पहले से ही है, मतलब एक्स पावर आर माइनस 2 हमें लेना होगा यहाँ से, और वो हमें देगा पी आर माइनस 2 2 पावर आर माइनस 2, राइट। यहाँ 2 है पहले से, एक्स पावर 1 है, तो हमें यहाँ से एक्स पावर आर माइनस 1 लेना होगा, दैट विल गिव अस पी आर माइनस 1 अपॉन 2 पावर आर माइनस 1। इसे कर देते हैं कैंसिल, तो 2 पावर आर माइनस 2, डन। अब पी आर यहाँ है, एक जगह कर देते हैं, तो पी आर एलसीएम लिया अपॉन 2 पावर आर, एंड इस तरफ 2 पावर आर माइनस 2 दोनों के पास है, तो पी आर माइनस 2 पी आर माइनस 1, इसे कर देते हैं कैंसिल, तो ये रह गया 2 स्क्वायर, तो पी आर इज 2 स्क्वायर अपॉन 2 पावर आर माइनस 1 इंटू पी आर माइनस 2 प्लस पी आर माइनस 1। बस एक बार आपको एक्सपोजर की ज़रूरत है, खुद ही आप कर सकते हैं। नाउ कंपेयर एंड आंसर, वैल्यू ऑफ के इज, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इट सेज R0 to N, ये सीरीज है, m टर्म्स तक जा रहा है, एंड अगर आप इसे देखें तो ये कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन क्रिएट नहीं कर रहा है, और समेशन भी है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि अगर आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना सभी के साथ, तो इंडिविजुअली एक्सपेंशन क्रिएट कर पाएंगे। करके देखते हैं, -1 पावर r NCR, ये है 1/2 पावर r समेशन, r इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 to n, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन क्रिएट करेगा। सेकेंड, -1 पावर r NCR, इससे भी हम पावर r में अगर लिखेंगे ना, तो यह है 3/2 स्क्वायर होल पावर r, मतलब 3/4 होल पावर r, राइट। इसी तरह से एक और टर्म लिख लेते हैं, NCR, ये हमें देगा 7/2 क्यूब, मतलब 7/8 होल पावर r, और क्वेश्चन कह रहा है कि ये m टर्म्स तक कॉन्टिन्यूड है, मतलब इस तरह के m टर्म्स हम लिखेंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट अभी नहीं करेंगे, पहले पैटर्न को स्टडी कर लेते हैं। ये हमें किसका एक्सपांशन देता है, -1 पावर r है, 1/2 का पावर r है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका पावर n माइनस r हो, दैट मीन्स दैट इज़ 1, राइट, होल पावर n, जो कि सिंप्लीफाई होके डन। अब एग्जैक्टली उसी ढंग से अगर हम इसे देखें, 1 - 3/4, जो कि है 1/4 पावर n, 2 स्क्वायर पावर n भी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो पैटर्न हमें क्लियर हो गया, ये हमें दे रहा है 1/8 पावर n, मतलब 1/2 क्यूब पावर n, जिसे आप 1/2 पावर n, 1/2 पावर 2n, 1/2 पावर 3n इस तरह से लिख सकते हैं। एंड क्वेश्चन सेज m सच टर्म्स, तो बच्चा ये तो एक जीपी है, जीपी का समेशन लिख लेते हैं। ए आर क्या है,
1/2 power n whole power m minus 1 upon 1/2 power n minus 1 ओवर बेटा खुद इसे आप सिंप्लीफाई कर लें. फाइन. नेक्स्ट इट सेज बच्चा it says if the fourth term from the end in this expansion is 200 then value of x which is greater than 1 is what. टर्म्स फ्रॉम द एंड का डिस्कशन हम दो तरह से कर सकते हैं. एक, अगर हम x प्लस वाई होल पावर n के एक्सपांशन की बात करते हैं तो टोटल n प्लस 1 टर्म्स आ दिया है ना, t1 t2 t3 tn प्लस 1. अब mth टर्म फ्रॉम द एंड, तो इधर से mth टर्म के पास चलते हैं. मैंने इसे एक ब्लॉक में डाल दिया है, यहाँ पे मेरे पास mth टर्म फ्रॉम द एंड है, ठीक है, और मुझे नहीं पता वो बिगिनिंग से कौन से पोजीशन पे होगा एज ऑफ नाउ. तो अगर ये m टर्म्स को मैंने ब्लॉक में डाल दिया, टोटल n प्लस 1 टर्म्स आ दिया, तो इस तरफ मेरे पास कितने टर्म्स रहेगी, n प्लस 1 माइनस m. राइट, मुझे ये वाला टर्म चाहिए, ये है ना mth टर्म फ्रॉम द एंड, तो ये कौन से पोजीशन पे आएगा फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि ये टोटल n प्लस 1 माइनस m है, तो प्लस 1 नेक्स्ट पोजीशन पे होगा, which is nothing but term at this plus 1. Let me write it to be this. तो इस बात को आप याद ही रख लें. In case of a binomial expansion, mth term from the end is nothing but n minus m plus 2th term from the beginning. तो अगर आपसे पूछा जाए x plus y whole power 18 के expansion में fifth term from the end is which term from the beginning, term नहीं पूछा जा रहा है, which position it is from the beginning. तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड की बात हो रही है ना, तो 18 माइनस 5 प्लस 2 विच इज़ 15th, तो इट इज़ 15th पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग. तो आप बस t15 फाइंड कर लें, जिसके लिए आर एस 14 लेते हुए आपको प्रोसीड करना है. सिंपल वर्क, ठीक है. दूसरा तरीका, अगर हम x प्लस वाई होल पावर 18 के एक्सपांशन में mth टर्म फ्रॉम द एंड का डिस्कशन करना चाहते हैं किसी भी एक्सपांशन में, तो आपको इतना सा करना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना. बाइनोमियल के फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को बस इंटरचेंज कर दो, और इसके एक्सपांशन में जो आपको एंड से पोजीशन चाहिए था ना, वो आपको इसका बिगिनिंग से लेना है. तो बस आपको इसमें t5 लेना है, तो दैट इज 18c4, r का वाले 4 होगा, y पावर दिस माइनस दिस x पावर 4. आप यहाँ से भी लिख के देख लो, t15 which is 18c14, x पावर दिस माइनस दिस y पावर 14. राइट, NCR इज NCN माइनस r, दोनों के वैल्यूज बिल्कुल सेम ही है, सो नथिंग टू बॉदर अबाउट दैट पार्ट ऑल्सो. अब एग्जैक्टली इसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दें. हम हमेशा इसी प्रोसेस को ही प्रेफर करते हैं. और इसे क्या हम ये लिख सकते हैं बेटा, x पावर समथिंग है, राइट, लेट मी टेक इट टू बी y, एंड देन पूरे का पूरा स्क्वायर रूट में है, मतलब ये है, इज दैट x पावर y/2, सिंपल सेंस में, ठीक. तो इसे हम लिखेंगे x पावर 1/2 log x बेस 10 प्लस 1, इस तरह से. डन. होल पावर 6, इसमें हमें t4 चाहिए, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो r का वैल्यू हमें लेना होगा टू बी 3. टर्म इज 63, x पावर इसके पावर में n माइनस r जो कि होगा 3/12 1/4, एंड देन x पावर में 3 लेना है ना, तो 3/2 log x बेस 10 प्लस 1 which is equal to 200 it says. और 63 का वैल्यू होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 6 को करता है कैंसिल, तो 20 है, तो ये है 10. परफेक्ट. अब x बेस सेम है ना, तो एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दें. डन. अब हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन है बेटा जिसमें ना जो अननोन है, किसी जगह पे वो लॉग में नहीं है, तो किसी जगह पे वो लॉग में है, तो हमें तो एक जैसा ही सिचुएशन चाहिए होता है. तो इन तरह के सिचुएशन में आप लॉग को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है. तो log टू द बेस 10 है, तो हम दोनों तरफ log टू द बेस 10 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहीं पे ही लिख लेंगे log टू द बेस 10, राइट. तो यहाँ पे log 10 बेस 10 विच इज़ 1 स्ट्रेट अवे, ठीक. अब बच्चा ये x की पावर में है ना, तो ये बाहर मूव हो जाएगा, तो इज इट 1/4 प्लस 3/2 log x बेस 10 प्लस 1, right, into this which is log x base 10 and that is equal to 1.
सिंपल वर्क। अब log x बेस 10 हम बार बार लिखेंगे, उससे बेटर है हम इसे t कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये t है, सो द होल इक्वेशन LCM भी लेंगे साथ में, t इंटू 1/4 प्लस 3/2 t प्लस 1 is equal to 1. So this gives us 4 times of t plus 1. यहाँ है t plus 1 और बच्चा यहाँ पे रह जाएगा 6 और ये है t, क्रॉस भी कर देते हैं साथ में और इसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। t स्क्वायर प्लस 7t इज इक्वल टू 4t प्लस 4, सभी को एक तरफ लाया, t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ईजिली हम इसके रूट्स लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि इसके फैक्टर्स है t प्लस 4 एंड t माइनस 1। सो t वैल्यूज आर 1 एंड माइनस 4। ये x की वैल्यूज नहीं है, हमें x तक पहुंचना है। t हमने किसे कंसिडर किया है, तो x क्या आ गया 10 पावर 1 10 पावर माइनस 4। इन दोनों में से हमें चाहिए x ग्रेटर देन 1, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, थोड़ा सा बस अटेंशन रखना है, ये सब आप खुद ही कर लेंगे। द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 49 इन दिस प्रोडक्ट, ध्यान देना, दिस इज x माइनस 1 x माइनस 2 सो ऑन गोइंग अप टू r का वैल्यू गोइंग अप टू 50, राइट। बच्चा ये एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस क्या है 1 2 3 सो ऑन अप टू 50, और हमने ये पढ़ा हुआ है ना कि अगर x माइनस a x माइनस b x माइनस c है, लेट मी राइट 3 फैक्टर्स, तो क्या ये 3 है ना, तो x क्यूब माइनस इसके जीरो से a b c, राइट, तो सम ऑफ जीरोस 1 एट ए टाइम ऑल्टरनेट साइन के साथ, देन 2 एट ए टाइम एंड देन 3, ऑल 3, इस तरह से होता है। और यही चीज़ nth डिग्री के लिए भी वैलिड है, प्रोसेस ऑफ राइटिंग विल रिमेन द सेम। तो अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करूँ, कैन आई से दिस इज x पावर 50 माइनस सम टेकन 1 एट ए टाइम, 1 एट ए टाइम मतलब इसके जो जीरोस है ना दे आर 1 2 3 सो ऑन टिल 50, सो एक एक को लेके ऐड करना, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन अप टू 50 की बात हो रही है। दिस इज x पावर 49 एंड देन 2 एट ए टाइम x पावर 48 एंड सो ऑन, जहाँ तक की जरूरत पड़ेगी विल राइट इट, ठीक। सो फर्स्ट पार्ट सेज x पावर 49 का कोएफिशिएंट बता दो, इसका मतलब क्वेश्चन आपसे माइनस ऑफ s1 की ही तो बात कर रहा है। तो s1 क्या है 1 एट ए टाइम विच इज़ 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन अप टू 50, सम ऑफ ऑल द जीरोस, एंड दैट इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2, एंड हमारा आंसर है माइनस s1, कोएफिशिएंट चाहिए ना, सो दिस सिंपल। सेकेंड पार्ट एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने लिखा है एक्सपांडेड फॉर्म में, x पावर 48 का हमें कोएफिशिएंट चाहिए, मतलब s2 पे हमें वर्क करना है, सम टेकन 2 एट ए टाइम। सिर्फ यहाँ पे इसका डिस्कशन नहीं हो रहा है, कोई भी अगर हमारे पास एक सेट ऑफ एक्सप्रेशन या नंबर्स है एंड वी वांट सम टेकन 2 एट ए टाइम, तो उसका डिस्कशन हम किस तरह से करते हैं। जैसे अगर आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की बात करते हैं, तो क्या हमें पता है ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में इसका प्रेजेंस होता है, एंड उसमें से अगर आप सम ऑफ स्क्वायर्स रिमूव कर देते हैं तो हमें मिलता है 2 टाइम्स ऑफ दिस बाई 2 होता है, राइट। तो कभी भी सम टेकन 2 एट ए टाइम का अगर आपको डिस्कशन करना हो ना, तो स्क्वायर द सम माइनस सम द स्क्वायर्स अपॉन 2, सिंपल वर्क। स्क्वायर कर दो सम को माइनस सम ऑफ द स्क्वायर्स होल थिंग बाई 2, डन। अब यहाँ पे वही काम कर लेते हैं, हमें चाहिए ये, और इसका आंसर आएगा सम ऑफ ऑल द जीरोस माइनस सम ऑफ देयर स्क्वायर्स होल थिंग बाई 2, और ये है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होल थिंग बाई 2, ईजी टू कैलकुलेट, ठीक है। नेक्स्ट इस दिस कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 11 इन दिस प्रोडक्ट, x पावर 11 और ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास, 3 बाइनोमियल ही है, और अगर आप एक्सपोनेंट्स देखें तो वो भी बहुत छोटे नंबर्स ही है। तो x पावर 11 चाहिए, तो लेट्स कंसीडर कि यहाँ हम x स्क्वायर को पावर अल्फा असाइन कर देते हैं और यहाँ पे बीटा,
और यहाँ पे गामा, ठीक। और इसका हम टर्म ही लिख लेते हैं, जनरल टर्म इसका क्या क्रिएट होगा, दैट इज़ 4c अल्फ़ा एक्स पावर 2 अल्फ़ा, 7c बीटा एक्स पावर 3 बीटा, 12c गामा एक्स पावर 4 गामा, ठीक। हमें x का पावर क्या चाहिए, 11 चाहिए, तो एक्यूमुलेट कर देते हैं 7c बीटा 12c गामा x पावर यहाँ यहाँ और यहाँ एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दें 3 बीटा 4 गामा, परफेक्ट। ये इसका जनरल टर्म होगा। अब देख लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होना चाहिए, कि क्वेश्चन हमसे कोएफिशिएंट पूछा है, तो अगर अल्फ़ा बीटा गामा का एक ही कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो वो वैल्यूज यहाँ पुट करके आंसर हमें मिल जाएगा। अगर अल्फ़ा बीटा गामा के मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हमें मिल रहे हैं तो हम सम अप करते हुए आंसर करेंगे, क्योंकि डिफरेंट अल्फ़ा बीटा गामा के लिए डिफरेंट कोएफिशिएंट मिलेगा और टोटल कोएफिशिएंट हो जाएगा समिंग अप ऑल दैट, ठीक है। तो देखते हैं, वी रिक्वायर 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 4 गामा टू बी 11 एंड वेरी क्लियर, जो अल्फ़ा है दैट हैज़ टू बी 0 to 4 एंड बीटा 0 से 7 एंड गामा 0 से 12 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। ये 11 है बेटा। अब एक्सप्लोर करते हैं पॉसिबिलिटीज़। इस तरह के इक्वेशन में मैंने आपको पीएनसी में भी बताया था कि हमें वैल्यू असाइन करते हुए ही करना है, राइट, टेबल बनाते हुए ही काउंट करना है, इसलिए इस तरफ छोटा ही नंबर हमें दिया जाता है। लेकिन हम वैल्यू सब्स्टिट्यूशन भी प्रीफर करते हैं, जिसका कोएफिशिएंट सबसे बड़ा है ना, वहीं से वैल्यू असाइन करें, तो हमें कम लिखना पड़ेगा। तो लेट मी राइट गामा इज 0। तो अंडर दिस सिचुएशन अगर हम गामा को 0 लेते हैं तो हमारा इक्वेशन है 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 11। दे आर होल नंबर्स माइंडेड। अब ये तो हमेशा ही इवन रहेगा, ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, बीटा के ऊपर वो डिपेंडेंट है और इस तरफ ऑड है। तो अब हम बीटा के वैल्यूज असाइन करेंगे, तो ये ऑड है, ये हमें इवन चाहिए, तो मतलब 2 अल्फ़ा इज़ 11 माइनस 3 बीटा, राइट। हमें ये इवन चाहिए, तो ये ऑड है तो ये भी ऑड ही होना चाहिए, तो बीटा हैज़ टू बी एन ऑड नंबर, वेरी क्लियर। अब ऑड वाले वैल्यू ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो गामा इज 0, इफ आई टेक दिस टू बी 1 देन इन दैट केस ये आ रहा है 8, अल्फ़ा इज कमिंग आउट टू बी 4, 1 पॉसिबिलिटी। अब गामा है 0 और क्या आ सकता है, अगर हम बीटा का नेक्स्ट ऑड वैल्यू लेते हैं, 1 हमने कंसिडर कर लिया, 3 ले लेते हैं, सो बीटा इज 3, इन दैट केस ये 9, अल्फ़ा इज़ 1। इसके आगे अगर हम बीटा कंसिडर करेंगे तो अल्फ़ा होल नंबर नहीं रहेगा, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हमें यहाँ से मिल पाई है। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं, गामा का वैल्यू को फर्दर इंक्रीज कर देते हैं, गामा इज़ 1। अगर हम गामा का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये हो गया 4, ये इधर सब्ट्रैक्ट हुआ बेटा, सो वी लेफ्ट विद 7, तो यहीं पे हम इसे मॉडिफाई कर देते हैं, दिस इज़ 7, सो 7 माइनस 3 बीटा। सोल्यूशन देखते हैं, फिर से वही कहानी, यहाँ पे ये इवन है, ये ऑड है, तो बीटा को ऑड बनना होगा। तो अगर हम बीटा को 1 कंसिडर करते हैं देन इन दैट केस हमें क्या मिलेगा, दिस इज़ 4, सो अल्फ़ा इज़ 2। अब बीटा का नेक्स्ट ऑड वैल्यू होगा 3 पुट करेंगे तो अल्फ़ा होल नंबर नहीं रहेगा, तो ये तो टोटल पॉसिबिलिटी हमें मिल गया। अब गामा का वैल्यू आप फर्दर इंक्रीज कर दें, 2 ले लिया, अगर हम इसे 2 लेते हैं तो ये 8, तो ये इधर रह जाता है टू बी 3, ये है 3, ठीक है। अब फिर से वही बात, बीटा हैज़ टू बी एन ऑड नंबर, तो बीटा 1 हम लेंगे तो अल्फ़ा आ गया 0, दैट्स इट। बस यही पॉसिबिलिटीज है छोटे छोटे नंबर से बेटा, आपको इसे इग्नोर करना है क्योंकि हमें सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ही चाहिए। यहाँ पे सम देम अप, ये एक एक सेट वैल्यूज डालेंगे, जो वैल्यू आएगा प्लस 10 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, आपको टोटल कोएफिशिएंट मिल जाएगा। इज द प्रोसेस क्लियर? ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा एग्जैक्टली उसी तरह से सोचना है, x पावर 8 हमें चाहिए, इसमें जनरल टर्म लिख लो, क्या आएगा 2c अल्फ़ा 2 पावर 2 माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स पावर अल्फ़ा। उसी तरह से अगर ये बीटा है सो इट इज़ 3c बीटा 3 पावर 3 माइनस बीटा एक्स पावर बीटा एंड 4c गामा 4 पावर 4 माइनस गामा एक्स पावर गामा। जनरल टर्म हमने लिख लिया इस प्रोडक्ट में, ठीक। अब अल्फ़ा बीटा गामा के पॉसिबिलिटीज़ क्या होने चाहिए, तो उसके लिए x के प्रेजेंस को आप देखें तो 2c अल्फ़ा 3c बीटा
4c गामा, 2 पावर 2 माइनस अल्फ़ा, 3 पावर 3 माइनस बीटा एंड 4 के पावर में 4 माइनस गामा है, ठीक है। और x है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एंड वी वांट दिस टू बी, हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए, ठीक। अल्फ़ा बीटा गामा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, अल्फ़ा 0 से 2 में, बीटा 0 से 3 में, गामा 0 से 4 में। तो आप इमीडिएटली इतना सा काम कर लो कि अल्फ़ा बीटा गामा अगर सम अप हम करके देखें ना तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या जा रहा है, आप इस तरह से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी अल्फ़ा का 2, बीटा का 3, गामा का 4, अगर हम उन्हें ऐड कर देते हैं तो 9 आ रहा है और हमें चाहिए 8। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का टोटल जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है वो 9 है। तो किसी न किसी में से, या तो अल्फ़ा में या बीटा में या गामा में, एक एक्सपोनेंट की हमें कमी लेनी होगी, दैट्स इट, बाकियों में हमें फुल लेना होगा, राइट। तो क्या अब हम डायरेक्टली इसे कह सकते हैं, तो अल्फ़ा बीटा गामा की पॉसिबिलिटीज आप देखें, मैंने अल्फ़ा को फुल में से एक कम लिया एंड इन दोनों को मैंने पूरा ले लिया। अब बीटा को हम एक कम लेंगे, बाकी दोनों को हम फुल लेंगे। अब हम गामा को एक कम लेंगे और बाकी दोनों को हमने फुल लेना है। ये हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज हमें मिल पाई। अब हमें क्वेश्चन ने पूछा है कोएफिशिएंट, तो लेते हैं और ऐड कर देते हैं एक एक केस, 1, 3 एंड 4। हमने अल्फ़ा को लिया है टू बी 1, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 क्योंकि वो फुल हमने लिया है, तो ये आ जाएगा 1 एंड 1। यहाँ हमारे पास रह जाएगा टू बी 2, सो 2 इंटू 2 विच इज़ 4। उसी तरह से अगर हम सेकेंड केस लेते हैं तो ये है 1, ये है 3, ये है 1, ये है 1, ये है 3, ये है 1, तो 3 स्क्वायर। लास्ट केस 2, 3, 3 जब हम लेंगे तो 1, 1, ये हमें देगा 4, ये 1, 1, ये हमें देगा 4, 16। सम देम अप बेटा, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो तरीके हैं ना सभी क्वेश्चंस का, वो बस आपको हैंडलिंग हम किस किस तरह से कर सकते हैं उन पे ही अटेंशन देना है, ठीक है। मैंने हर तरह के हैंडलिंग पे एक क्वेश्चन लिया है, बस अटेंशन देंगे यू विल बी एबल टू इजीली कंप्लीट। नेक्स्ट, x बार 203 इन दिस टर्म्स आप देखें, x माइनस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 3 एंड सो ऑन। x बार 203 की हमें ज़रूरत है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ये तो काफ़ी बड़ा एक्सपोनेंट है ना, तो आप चेक कर लो कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट की पॉसिबिलिटी क्या हम मिल पाएगी। यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 सो ऑन, तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है 20 इंटू 21/2 विच इज़ 210, ठीक है। तो हम इस तरह से इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं कि 210 से 7 कम हो जाना चाहिए, मतलब x का प्रेजेंस जो है ना 7 एक्सपोनेंट हमें रिड्यूस करना है, राइट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या हम मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को समझते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे लेट्स सपोज आई हैव x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करने की बात करती हूँ तो इसका हर एक टर्म इसके हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट प्रेजेंस क्रिएट होता है जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और बाकी सब थोड़ा थोड़ा स्मॉल प्रेजेंस ऑफ x क्रिएट करेंगे। अब अगर मैं x पावर 7 रिड्यूस करना चाहती हूँ, इसका मतलब मुझे क्या करना होगा कि इन सभी में से x को मल्टीप्लाई करना होगा और ये वाले टर्म में से मैं x पावर 7 नहीं लेके इसका कांस्टेंट टर्म को लूँ उस टर्म के साथ, क्योंकि इसकी कोई ना कोई टर्म इसके कोई ना कोई टर्म के साथ तो मल्टीप्लाई होंगी और हमें बस ये स्टडी करना है कि x पावर 7 का प्रेजेंस कम हो जाए और बाकी सबसे हमें x लें और उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से हम कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो उस तरह से अब हम इसे अटेम्प्ट करने वाले हैं। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि जो x पावर 7 हम कम करेंगे क्या वो इकट्ठा हो सकता है या दो टर्म से हमें x पावर 7 को कम करना है, 3 से, क्योंकि हमें तो सारी पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट करना है ना। तो x पावर 7 की पॉसिबिलिटीज़ किस किस तरह से क्रिएट हो सकती है, सबसे पहले उसे देखें। अगर एक ही टर्म से x पावर 7 हम ले रहे हैं तो एज इट इज़ लिख देते हैं। अब दो से हो सकता है x पावर 7 क्रिएट हो रहा हो, दैट मीन्स x पावर 1 विथ x पावर 6, x पावर 2, x पावर 5, x पावर 3, x पावर 4। एसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की आदत बना लें ताकि कोई डुप्लीकेसी क्रिएट ना हो। हर जगह x का पावर डिफरेंट है ना, तो आप एक ही पावर को दो बार रिपीट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया टोटल पॉसिबिलिटीज़ 2 के फॉर्म में। अब 3 का देख लेते हैं। तो x पावर 1, x पावर 2 अगर मैं लेती हूँ तो ये सम आ गया टू बी 3 एंड आई वांट x पावर 7, तो x पावर 4 के साथ हो सकता है। अब अगर मैं x पावर 1 एंड x पावर 3 लेती हूँ तो उस केस में मुझे x पावर 3 लेना होगा, वो हम कंसिडर कर नहीं सकते। तो इसका मतलब इसे इंक्रीज करके और कोई केस नहीं मिलेगा। अब अगर मैं x पावर 2 लेती हूँ
तो इन दैट केस अगर मैं मिनिमम पॉसिबिलिटी भी देखूँ ना बेटा, तो 2, 3 एंड 4, वो तो बच्चा 7 को एक्सीड कर रहा है। तो इसका मतलब 3 के लिए ये एक ही पॉसिबिलिटी है और 3 से ज़्यादा के लिए भी और कोई केस बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम मिनिमम भी सोचेंगे ना तो 1 + 2 + 3 + 4 वो 7 को एक्सीड कर चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल पॉसिबिलिटीज़। अब हम आंसर लिख लेते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। x⁻7 वाले फैक्टर में से हमें कांस्टेंट टर्म लेना है और बाकी सबका x लेंगे तो ऑटोमेटिकली यही क्रिएट होगा। ठीक, तो कोएफिशिएंट आ गया -7। अब देखो x⁻r वाला फैक्टर अगर आप देखें ना तो -r ही है, तो इन दोनों का हमें कांस्टेंट लेना है, तो होगा -1 × -6, -2 × -5, ये होगा -3 × -4 और यहाँ होगा -1 × -2 × -4, राइट। ये है -15, तो ऑल टुगेदर ये अगर हम देखें तो 18, सो 13 इज़ द आंसर। ठीक है, बस हैंडलिंग प्रोसेस को ध्यान देना बेटा, हर चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, x⁻9 हमें चाहिए इन 10। अब ध्यान से देखो, ये x⁻1, x⁻2, x⁻3 ये सारे कॉन्स्टेंट्स 1 ही है, वो हमारा काम ईजी बना रहे हैं। तो यहाँ 1 + x⁻9 के बाद ना 1 + x⁻10 एंड देन सो ऑन आगे के टर्म्स होंगे। अब बताओ क्या इनकी वजह से x⁻9 इफेक्ट होगा? इनसे, इन टर्म के प्रेजेंस से x⁻9 नहीं क्रिएट होगा और नहीं लूज होगा किसी भी तरह से। आप देखो, इन सब को भूल जाओ, सिर्फ एक टर्म रखो। ठीक है, बताओ ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा, मतलब यही आएगा। x⁻10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x⁻10 ऑलरेडी है, इससे मल्टीप्लाई होकर x⁻9 बना सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इनकी वजह से x⁻9 इफेक्ट नहीं होने वाला है, यूजलेस चीज़ें, उन्हें आप डिस्कार्ड कर दो। अब यहाँ से देखते हैं x⁻9 की पॉसिबिलिटीज़ कितने तरह से बन सकती है। अब इतने सारे टर्म्स है, x⁻9 ही चाहिए, छोटा सा ही पावर है, तो हम मैनुअली लिस्ट बना लेते हैं कैसे बन सकता है। तो x⁻9 हो सकता है एक ही से मिले, राइट, बाकी सबका कांस्टेंट सभी का 1 है, तो x⁻9 जब इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो कोएफिशिएंट 1 ही देगा। ठीक है, तो x⁻9 एज इट इज, या अगर हम दो फैक्टर से x लेते हैं तो हो सकता है x⁻8, 2 with 7, 3 with 6, 4 with 5। आपको इसे पूरी लिस्ट भी नहीं बनानी है। देखो हमें सम 9 चाहिए, 9/2 करो 4.5, तो ये 4 तक जा सकता है, 1 से लेके 4 तक, 4 पॉसिबिलिटीज़ हो गया। और हर बार कोएफिशिएंट 1 ही हमें देगा, क्योंकि 2 की अगर आप x वाले टर्म लेते हो, बाकी सबके कांस्टेंट लेते हो, कोएफिशिएंट 1 ही तो क्रिएट करके देगा ना। ठीक है, तो ये आ गया 4, यहाँ से कोएफिशिएंट है 1। आगे बढ़ते हैं, अगर हम 3 से लेते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 1, 2, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे ना, सम अप करके देखते हैं। हमें 9 चाहिए, तो ये हो गया एंड देन 6, राइट, 9 आ गया एक पॉसिबिलिटी। 1, 3 अगर हम लेते हैं तो ये 4 हो गया 5। ठीक, अगर मैं 1, 4 लेती हूँ, इन दैट केस 4 वो हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये रूल्ड आउट। अब 2 के साथ देखते हैं, ये राइट, इसे अगर मैं इंक्रीज करती हूँ तो ये डिक्रीज हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। इसे अगर हम फर्दर इंक्रीज करते हैं, 3 लेती हूँ ना, तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा बेटा? हमें सम 9 चाहिए, तो 6, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी बियॉन्ड और कोई केस हो ही नहीं सकता, और 4 को लेके तो x⁻9 क्रिएट ही नहीं हो सकता। अगर आप मिनिमम भी सोचेंगे ना तो x⁻1, x⁻2, x⁻3, x⁻4 वो तो 9 को क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 3 मोर पॉसिबिलिटीज, आंसर इज दैट्स इट। ठीक है, सभी पे जस्ट वर्किंग स्टाइल को ध्यान रखना, सारी पॉसिबिलिटीज मैंने बता दी है। अब लास्ट 2 केसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड विल क्लोज दिस सेशन नाउ आफ्टर वी फिनिश दिस। कोएफिशिएंट ऑफ x⁻50 इन दिस, ये एक जीपी है, आप जीपी से कर सकते हैं, और आप कोएफिशिएंट भी डायरेक्टली लेते हुए ऐड कर सकते हैं। मैं दोनों तरह से करके बताऊंगी, एक मैंने जीपी लिया, एक मैंने एजीपी लिया है। इसमें भी आप एजीपी से कर सकते हैं या कोएफिशिएंट के समेशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं जीपी से बताऊं तो 1 + x होल पावर 500a, r क्या है? x/1 + x, राइट, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं केयरफुली करना। 1 + x का पावर 500 है और एंड में जाके 0 है, एक एक कम होता गया तो 501, ओके, अपॉन 1 - r। हमें इसमें चाहिए x⁻50 का कोएफिशिएंट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये चीज़ सिंप्लीफाई हो जाएगा 1/1 + x, तो यहाँ पे हम इसे एक पावर इंक्रीज कर देते हैं। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे दोनों के साथ, तो 1 + x होल पावर 501 माइनस ये है x⁻501, और ये हो जाएगा कैंसिल, इतना रह गया। हमें चाहिए x⁻50 का कोएफिशिएंट, जो यहाँ से तो नहीं मिलेगा,
यहाँ से आएगा 501 C 50 है ना डायरेक्ट। ठीक, सेकेंड वे ऑफ आंसरिंग, यहाँ से बता दें एक्स पावर 50 का कोएफिशिएंट, जब हम इसे 50 एक्सपोनेंट देंगे विच इज़ 500 C 50। सेकेंड में एक्स पहले से ही है तो एक्स पावर 49 हमें लेना होगा, 499 C 49, एंड देन नेक्स्ट में 498 C 48 एंड कॉन्टीन्यूड। बेटा कहाँ तक जाएगा, ये एक एक रिड्यूस हो रहा है ना, जब ये 0 पहुँच जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 450 है, करेक्ट। तो इस सीरीज़ का हमें वैल्यू चाहिए, दैट्स इट। और अगर आप देखें ये पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं, n का वैल्यू इधर से देखो एक एक इंक्रीज हो रहा है, r का भी वैल्यू एक एक इंक्रीज हो रहा है। इस तरह के सिचुएशन में आपको बताया था राइट NCR टू बी NC n माइनस आर एंड प्रोसीड, राइट। तो ये हो जाएगा 500 C 450, 499 C 450 एंड सो ऑन। लास्ट वाला टर्म देखें 450 C 450 बचा डायरेक्ट। अब n का वैल्यू एक एक इंक्रीज हुआ है, r का वैल्यू मेंटेन्ड है, m से स्टार्ट हुआ है, तो उस केस में +1 सो 501 C 451 NCR इज NC n माइनस आर यूज करेंगे तो यही हमें मिल जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह से आपके पास सेकंड क्वेश्चन में भी वही दो तरीके हैं, AGP से कर सकते हो या कोएफिशिएंट लेके कर सकते हो। AGP का सम निकालना आप सबको आता ही है, तो सेम प्रोसेस से आप इसे हैंडल कर सकते हैं, बट द बेटर चॉइस हियर इज कोएफिशिएंट लेके करें। यहाँ हमें एक्स पावर 50 चाहिए, 500 C राइट, 499 C x पहले से ही है, सो 49 कहाँ तक जाएगा, ये एक एक रिड्यूस हो रहा है, जब ये 0 पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं डायरेक्टली 0, इन दोनों में डिफरेंस 450 है। और यहाँ पे ध्यान देना इन दोनों का जो सम है ना, यहाँ 1 है, 51 पे मेंटेन्ड है, तो ये 0 है तो ये 51। आप इस तरह से पैटर्न को एनालाइज करते हुए लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग दिस। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब n का वैल्यू इधर से देखिए एक एक इंक्रीज हुआ, r भी इंक्रीज हुआ, तो इमीडिएटली NCR इज NC n माइनस आर के फॉर्म में लिख लेते हैं, ओके। और इसी ऑर्डर में लिखते हैं रिवर्स वे में, तो दैट इज 450 C 450 51 टाइम्स प्लस 451 50 टाइम्स होगा C 450 राइट, लास्ट 500 C 50। सम निकालने का तरीका क्या होता है, जब ये आ जाता है एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट, इन दैट केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ 450, हम सबको एक एक बार लिखते हैं, 450 वंस, एवरी टर्म वंस, ठीक, प्लस ये एग्जॉस्ट हो गया। इसका प्रीवियस टर्म 2 टाइम्स था, एक बार यहाँ यूज हो गया, अब यहाँ पे फाइनल टाइम्स वो यूज होगा। 450 C 450, 451 C 450 प्लस कहाँ पे क्लोज होगा, 499 C 50, करेक्ट। अब इस तरह से हम लिखते जाएंगे, एंड में 450 C 450 प्लस 451 C 450 एंड लास्ट वाला जो टर्म होगा वो होगा 450 C 450, करेक्ट। बच्चे ये सभी में 450 है, ठीक है, ये 450 फाइन। अब इसका सम आप बता दें, व्हाट इज़ इट, +1 है ना, सो 501 C 451 देन 500 C 451 एंड सो ऑन। ये वाला आ जाएगा 452 C 451 और इसे उसी तरह से लिखेंगे तो 451 C 451, क्योंकि NCN तो 1 होता है ना, n का वैल्यू हम कुछ भी लिखे तो हम उसी पैटर्न में लिखना चाहेंगे। अब इधर से आप देखें n का वैल्यू एक एक इंक्रीज हुआ है, r कांस्टेंट है, तो ये सम क्या आ जाता है, +1 है ना, सो 502 C 452 NCR इज NCN माइनस आर के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं दिस सिंपल। और AGP से भी आप कर सकते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क विल बी इन्वॉल्व। ठीक है, सो दैट्स इट बेटा। आज हमने रैशनल टर्म्स, इरेशनल टर्म्स वो सब कुछ भी टच नहीं कर पाए क्योंकि अदरवाइज इट विल गेट वेरी लेंथी। सो नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ठीक है, सो दैट्स इट बेटा, वी आर क्लोजिंग इट हियर।